Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome you to the online steel structure series. So this is the 8th video lecture. In the previous lecture, we have started the topic of beams. Basically, in that lecture, we have learned how to analyze the beams. In this lecture, we're gonna see, inshallah, how to design a beam. So without further ado, we're gonna start our lecture. So as we have discussed in the previous lecture, that what is the failure mechanism and how the beams generically fail at the first stage. When a beam is loaded, compressive stresses are produced at the topmost fiber, how the tensile stresses are produced at the bottommost fiber, and this is how the stress starts developing. In the previous lecture, we have discussed this thing in quite much detail, that at first शुरू में क्या होता है कि stresses जो produce होते हैं topmost fiber पे, those are less than the yielding stresses. In the next stage, the stress becomes equal to the yielding stresses at only the topmost fiber or at the bottommost fiber. In the third stage क्या होता है कि yielding stresses starts propagating towards the center of the cross section. So क्या होगा कि सिर्फ टॉप मोस्ट फाइबर पर yielding स्ट्रेस नहीं हो जाएंगे, उससे नीचे भी प्रोजेक्ट होना शुरू हो जाते हैं. सो दिस portion also starts yielding and it starts propagating. At the fourth stage the thing comes के yielding stresses throughout the cross section of the member, मतलब पूरा cross section वो yield कर जाता है. It's not only the flange part or not only the bottom flange, even the web is also yielding. तो ये फोर्थ स्टेज है. एंड द फिक्स स्टेज वुड भी जब हम इसे लोड बढ़ाते जाते हैं तो उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लास्टिक हिज डेवलप हो चुकी है. उसके बाद क्या हो जाएगा कि इधर द मोमेंट वी स्टार्ट अप्लाइंग लोड आफ्टर दिस स्टेज, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, फेलियर मैकेनिज्म आ जाते हैं. सो दिस वाज द फेलियर मैकेनिज्म ऑफ अ बीम. इस तरीके से फेल होती हैं. एंड देन हमारे पास अगर हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखें तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज समथिंग लाइक दैट. इन द फर्स्ट स्टेज ये है कि अगर हम किसी बीम पे लोड अप्लाई करते हैं, इफ़ यू अप्लाई सम लोड एंड इफ स्टार्ट्स फेलिंग, अगर वो फेल हो जाए बिफोर इट रीचेज द यील्डिंग पॉइंट, मतलब अगर उसमें यील्डिंग ना हो, लेट्स से हमने लोड अप्लाई किया एंड बीम ऑल ऑफ अ सडन फेल हो जाए, मतलब अभी यील्डिंग स्ट्रेंथ तक भी अप्रोच ना हो, तो दैट फेलियर वुड हैव अ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व लाइक समथिंग लाइक दिस. और वो फेलियर क्या होगा, ब्रिटल होगा. ब्रिटल का मतलब ये है कि उसमें बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन नहीं है, वो जो बीम होगी या जो भी मटेरियल होगा वो फ़ौरन टूट जाएगा. समथिंग लाइक अगर हम एक लेट्स से इफ़ वी गॉट अ स्केल और अगर हम उसको तोड़ते हैं तो इट वुड ब्रेक सडनली, तो उस फेलियर को हम कह सकते हैं दैट इज़ अ ब्रिटल फेलियर. जब हम ग्लास को तोड़ते हैं तो दैट इज़ अ ब्रिटल फेलियर. देन कम्स अ स्टेज कि अगर हमारे पास क्या हो जाएगा, एक मटेरियल को हम स्ट्रेस करते हैं एंड मटेरियल फेल होता है वंस इट्स क्रॉस इज यील्डिंग स्ट्रेस. अगर वो यील्डिंग स्ट्रेस को क्रॉस कर जाए, समथिंग लाइक दिस स्टेज, ये हो जाएगा. पहले ये कह सकता हूँ, पहली स्टेज ये हो सकता है कि वो फेल हो जाए पहले ही जब स्ट्रेसेस लेस देन यील्डिंग स्ट्रेस हो जाए. दूसरी स्टेज क्या हो जाएगी, व्हेन द स्ट्रेसेस रीच इक्वल टू यील्डिंग स्ट्रेस हो जाएगा, मतलब वो यील्डिंग स्ट्रेस पे पहुंचे और उसके बाद फेल हो जाए. तो क्या हो जाएगा, इट्स अ बिट मोर डक्टाइल फेलियर. ठीक है, इसमें थोड़ी बहुत ही डिफ्लेक्शन इससे ज़्यादा हो जाएगी, कर्व वन से थोड़ी सी ज़्यादा डिफ्लेक्शन, जहाँ से लेकर यहाँ तक थोड़ी इसमें एडिशनल डिफ्लेक्शन आ जाएगी. सो देयर वुड बी सम टाइम टू इवैक्यूएट, मतलब हमें कुछ वार्निंग मिल जाएगी. देन कम्स द स्टेज नंबर 3. स्टेज नंबर 3 इज़ मोर और लेस लाइक दिस स्टेज, कि हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें थोड़ी क्या लोड कैन कैपेसिटी थोड़ी सी और बढ़ गई, मतलब प्लास्टिक हिंज अभी प्रॉपरली डेवलप नहीं हुई बट ऑब्वियसली लोड कैन कैपेसिटी थोड़ी सी बढ़ गई और थोड़ी सी एडिशनल और डिफ्लेक्शन हमारे पास आ जाएगी. सो दिस इज थिंग. एंड फोर्थ स्टेज इज दिस कि हमारे पास क्या हो जाएगा, थ्रू आउट पूरा क्रॉस सेक्शन अगर हमारे पास यील्ड कर रहा हो तो क्या हो जाएगा, लोड कैरिंग कैपेसिटी थोड़ी सी और बढ़ गई, जिसको हम प्लास्टिक मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं. एंड क्या हो जाता है कि उसमें डिफ्लेक्शन जो हो जाती है वो थोड़ी सी और ज़्यादा हो जाती है. ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो जाएगी. एंड अगर एक मेंबर है, अगर हमारे पास उसकी कैपेसिटी हम ये लें कि प्लास्टिक मूवमेंट की कैपेसिटी लें, तो वी गोना गेट एडिशनल वार्निंग बिफोर अ फेलियर. फिफ्थ स्टेज इज़ मोर लेस दिस स्टेज, बट क्या होता है कि उसमें अगर फोर्थ और फिफ्थ स्टेज में सिर्फ ये वर्क है. फोर्थ स्टेज में ये है कि अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द बीम मोमेंट वुड बी सेम. मोमेंट वुड बी सेम इफ़ आई कुड से कि जो मोमेंट along the length of the beam that is varying, what should say, uniform variation, कुछ ऐसे वेरिएशन हो रही हो लीनियर. ठीक है, और इन द केस ऑफ फिफ्थ स्टेज हमारे पास क्या है कि अगर यूनिफॉर्मली वेरी ना कर रहा हो, अगर along the length of the beam अगर बेंडिंग मूवमेंट इट्स नॉट लाइक लीनियर, इट वुड बी समथिंग लाइक इफ आई कुड ड्रॉ अ डायग्राम BMD लाइक दिस, और देयर वुड बी, मतलब अगर सेकंड डिग्री पैराबोला कर्व हो, थर्ड डिग्री कर्व हो, अगर along the length of the beam अगर वेरी कर रहा हो मूवमेंट, तो उसकी डिफ्लेक्शन जो स्ट्रेस डायग्राम वुड बी समथिंग लाइक दिस हो जाएगा. ठीक है जी, ये हो जाएगा बीम्स का. अब हम क्या कहते हैं, अ बीम कैन फेल बाय रीचिंग प्लास्टिक मूवमेंट. वैसे तो बीम को हम कह सकते हैं कि वो प्लास्टिक मूवमेंट तक लोड उठा सकती है. ठीक है, एंड बिकम्स फुली प्लास्टिक. हाउएवर इट कैन फेल बाय, ठीक है, एक तो ये हो सकता है कि अगर मैं बीम पे लोड अप्लाई करना शुरू करूँ एंड हम क्या कहेंगे कि वो फेल कब होगी, जब उसमें प्लास्टिक मूवमेंट तक रीच होगा.
ठीक है, जब वो हम 4th स्टेज तक पहुंचेंगे और बिकम फुल प्लास्टिक। और इट कैन फेल, अगर उससे पहले भी फेल हो सकती है अगर उसमें लेटरल टॉर्जनल बकलिंग होना शुरू हो जाए। मतलब क्या हो जाएगा कि उसमें बकलिंग होना शुरू हो जाए, ठीक है, ओवरऑल जिसको हम जनरल बकलिंग कहते थे इन केस ऑफ कंप्रेशन मेंबर्स, या उसमें लोकल बकलिंग होना शुरू हो जाए। अब लोकल बकलिंग में दो चीज़ें में हो सकती है, इट कुड आइदर टेक प्लेस इन द फ्लैंज पोर्शन और इट कुड आइदर टेक प्लेस इन द वेब पोर्शन हो जाएगा। तो या तो वेब लोकल बकलिंग होना शुरू हो जाए, फ्लैंज लोकल बकलिंग होना शुरू हो जाए। जब वैसे वो एक एज अ होल मेंबर बकल करना शुरू कर दे तो हम क्या कह सकते हैं कि उसकी जो मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी होगी दैट वॉन्ट बी फुली प्लास्टिक। हम उसकी प्लास्टिक मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी नहीं कंसिडर करेंगे, हम उसकी फर्दर रिड्यूस कर देंगे एंड व्हेन वी कैन कंसिडर इट इक्वल टू ऑलमोस्ट यील्डिंग मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। सो ये हो जाएगा। अगर तो बकलिंग नहीं होती, चाहे जनरल मतलब टॉर्जनल बकलिंग ना हो या फ्लैंज या वेब लोकल बकलिंग ना हो, तो फिर तो हम प्लास्टिक मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी हो जाएगा। अगर होगी तो फिर हम यील्डिंग मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी कंसिडर करेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, अच्छा टॉर्जनल बकलिंग का क्या है, टॉर्जनल और जनरल बकलिंग में फ़र्क है। कंप्रेशन मेंबर में क्या होता था कि कंप्रेशन मेंबर में इफ़ आई से कि अगर एक कॉलम है तो मैं क्या कर रहा हूँ कि लोड में अप्लाई करता था एंड इट वुड हैव बकल लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। या मैं अगर टेंशन भी अप्लाई कर रहा था तो उसमें भी क्या हो रहा था कि एज अ होल वो पूरा मेंबर जो था, वो जो पूरा कॉलम था वो कंप्रेशन में था, ठीक है, या टेंशन में होता है इन केस ऑफ टेंशन मेंबर्स। तो उसकी वजह से सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बकल हो रही थी, कोई ट्विस्टिंग इफेक्ट नहीं आ रहा था। बट इसमें क्या होता है, अगर हम कंसिडर करें सो इट्स लाइक दिस कि अगर एक मेंबर है जिसमें हम बेंडिंग इन्वॉल्व हो रही है तो बकल तो हो ही रहा है, लेकिन साथ में ट्विस्टिंग इफेक्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि ये टॉप में कंप्रेशन रीजन है, वो उसको रेजिस्ट करता है टेंशन रीजन, ये वाला, ये जो टेंशन रीजन है ये उसको रेजिस्ट करता है। सो इफ देयर इज सम बेंडिंग मूवमेंट इन्वॉल्व, लेट्स से अगर एक ये है और उसमें क्या हो रहा है कि एडिशनल एक बकलिंग आना शुरू हो गई है, बट इस टेंशन रीजन की वजह से थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस ऑफर होती है जिसकी वजह से उसमें एक एडिशनल ट्विस्टिंग प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। तो ऐसा नहीं कि खाली डिफ्लेक्शन हो रही है, ठीक है, बकलिंग हो रही है, उसमें एक ट्विस्टिंग इफेक्ट आना भी शुरू हो जाता है, वो साइडवर्ड्स भी मूव करना शुरू कर देता है। तो इस वजह से हम इसको कह सकते हैं कि लेटरल टॉर्जनल बकलिंग। वी वॉन्ट यूज द टर्म जनरल बकलिंग एज इन केस ऑफ कंप्रेशन मेंबर, हम उसमें कह देते हैं टॉर्जनल बकलिंग हो रही है। टॉर्जनल बकलिंग क्यों हो रही है कि एक कंप्रेशन रीजन है, एक टेंशन रीजन है, कंप्रेशन जिस रीजन में आ रही है उस रीजन में बकलिंग होना शुरू हो जाएगी, बट वो रेजिस्टेंस थोड़ी सी ऑफर होती है, किस वजह से, जो टेंशन रीजन होता है, इस वजह से उसमें एक एडिशनल ट्विस्टिंग इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। सो एज अ मेंबर बिल्कुल स्ट्रेट इस तरीके से है तो वो बकल या तो ये हो जाता है ऐसे बकल होना शुरू हो जाए, मतलब साइडवर्ड्स मूव होना शुरू हो जाए, ठीक है। बट क्या हो रहा है कि उसमें एक एडिशनल ट्विस्टिंग इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड टॉर्जनल बकलिंग। या तो उसमें टॉर्जनल बकलिंग होना शुरू हो जाए या फिर उसमें क्या हो कि सिर्फ फ्लैंज में लोकल, इस फ्लैंज वाले पोर्शन में बकलिंग होना शुरू हो जाए, जैसे वेब वाले पोर्शन में बकलिंग होना शुरू हो जाए, तो लोकल बकलिंग भी हो सकती है। अब अगर टॉर्जनल बकलिंग हो रही है तो इट इज़ बेस्ट टू, चूंकि मैं कह रहा हूँ कि टॉर्जनल बकलिंग हो रही क्रिटिकल होती है कंप्रेशन रीजन में, तो आप क्या कर दें कि इसको लेटरली सपोर्ट कर दें ऐसे करके। अगर ये आपको जैसे एक बीम है, ये एक मैं बीम का क्रॉस सेक्शन बनाता हूँ आई बीम, ठीक है, और क्या हो रहा है कि इसमें ये कैसे हो रहा है, ये ट्विस्टिंग ऐसे कुछ ऐसे करके अलोंग द लेंथ बकल होना शुरू हो गया, ठीक है। अगर एज अ होल मेंबर, मैं सिर्फ वेब की बात नहीं कर रहा, एज अ होल मेंबर बकल होना शुरू हो जाएगा, तो आप क्या करें कि इसको लेटरल सपोर्ट इधर साइड से प्रोवाइड करना शुरू कर दें। एंड लेटरल सपोर्ट प्रोवाइड करने के अगर तरीका है, अगर तो टॉर्जनल बकलिंग हो रही है तो इट इज़ बेस्ट टू प्रोवाइड द लेटरल सपोर्ट ओनली इन कंप्रेशन रीजन। तो हम एक तो ये होती है लेटरल ब्रेसिंग प्रोवाइड करना शुरू कर दें, कोई भी सपोर्ट की वजह से हो सकती है, ठीक है, ठीक है। अगर तो टॉर्जनल बकलिंग हो रही है। अगर क्या होती है लोकल बकलिंग इफेक्ट आना शुरू हो जाए, लोकल बकलिंग मतलब वेब बकल करना शुरू कर दे या फ्लैंज बकल करना शुरू हो जाते हैं, तो हमारे पास दो तरह की अप्रोचेज हो जाएंगी जिसको हम टॉर्जनल ब्रेसिंग कहते हैं, ठीक है। उसमें क्या हो सकती है कि वो ब्रेसिंग ऐसे क्रॉस ब्रेसिंग भी प्रोवाइड कर सकती है, ऐसे कंप्रेशन रीजन से टेंशन रीजन में, कि अगर एक ये बीम पड़ी है और एक ये बीम पड़ी है तो इनके दरमियान में क्रॉस ब्रेसिंग प्रोवाइड करना शुरू कर दें। ये क्रॉस सेक्शन नज़र आ रहा है, दैट मीन्स अगर आप इधर खड़े होंगे और इसको क्रॉस सेक्शन में आपको ये शेप नज़र आ रही हो जाएगी, तो दो बीम्स हैं उनको ऐसे भी कर सकते हैं, या आप थ्रू आउट इस तरीके से डायफ्राम प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट रीजन्स पर, जैसे अलोंग द लेंथ एक डायफ्राम इधर प्रोवाइड कर दें, एक डायफ्राम इधर प्रोवाइड कर दें, एक डायफ्राम इधर प्रोवाइड कर दें, दो बीम्स के दरमियान। ऐसे दो बीम्स अगर रन कर रही हूँ, लेट्स से अगर एक ये बीम रन कर रही है, एक मैं अगर दोबारा से बना सकूँ, एक ये बीम जा रही है अलोंग द लेंथ, एक ये बीम जा रही है, तो इट इज़ बेटर कि आप इस तरीके से, अगर मैं टॉप से दिखा सकूँ तो क्रॉस ब्रेसिंग ऐसे भी प्रोवाइड कर सकते हो, क्रॉस ब्रेसिंग प्रोवाइड कर सकते हो या डायफ्राम प्रोवाइड कर सकते हो, और एट डिफरेंट इंटरवल्स ऐसे करके, ठीक है। एक इधर प्रोवाइड कर दो अलोंग द लेंथ, इधर प्रोवाइड कर दो। अगर ये टोटल लेंथ ऑफ द बीम है कितनी, लेट्स से 20 फीट है, तो 10 फीट पे आप करके प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक हो जाएगा। इस तरीके से आप लेटरल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं टू अवॉइड द बकलिंग स्टेट,
ठीक है जी। अब चेक करना है कि वेदर द मेंबर इज़ कॉम्पैक्ट और नॉन कॉम्पैक्ट। अब इसमें याद रखिएगा टर्म यूज़ हो रही है कॉम्पैक्ट की, ठीक है। फॉर द केस ऑफ फ्लेक्सिबल मेंबर्स, चूंकि बीम्स फ्लेक्सिबल मेंबर्स हैं तो इनके लिए टर्म हम यूज़ कर रहे हैं कॉम्पैक्ट। फॉर द केस ऑफ कंप्रेशन मेंबर्स, हम उसमें लोकल जो इंस्टेबिलिटी आती थी हम उसके लिए क्या यूज़ करते थे, हम उसके लिए इफेक्ट यूज़ कर रहे थे टर्म सिलेंडर, ठीक है। हम उसके लिए टर्म सिलेंडर यूज़ कर रहे थे। हाउएवर फॉर द केस ऑफ फ्लेक्सिबल मेंबर्स, ठीक है, कंप्रेशन मेंबर्स और टेंशन मेंबर्स में हम जो टर्म यूज़ कर रहे थे बेसिकली कंप्रेशन मेंबर्स हम टर्म यूज़ करते कि मेंबर सिलेंडर है कि नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा फॉर द केस ऑफ फ्लेक्सिबल मेंबर्स जो कि बीम्स हैं, इस केस में हम टर्म यूज़ करेंगे कॉम्पैक्ट की, ठीक है। सो ये एक चीज़ का ख्याल रखना है। अब चेक करना चाह रहे हैं कि मेंबर कॉम्पैक्ट है कि नहीं है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, इफ़ लैम्डा, लैम्डा क्या चीज़ है, विड्थ टू थिकनेस रेशियो, पिछली बार भी डिस्कस कर चुके हैं। विड्थ टू थिकनेस रेशियो, और ये भी दोनों चीज़ें देखेंगे, या तो फ्लैंज की भी देखेंगे और उसके अलावा वेब की भी देखेंगे। अगर विड्थ टू थिकनेस रेशियो इफ़ इट इज़ लेस देन लैम्डा पी, लैम्डा पी क्या है, लैम्डा पी है अपर लिमिट, अपर लिमिट किसके लिए, कॉम्पैक्ट सेक्शन के लिए, अपर लिमिट है कॉम्पैक्ट सेक्शन के लिए, ठीक है। और लैम्डा आर क्या है, अपर लिमिट है नॉन कॉम्पैक्ट सेक्शन के लिए, ठीक है। ये भी आपको इंशाल्लाह अगली जैसे एक प्रॉब्लम करेंगे तो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा कि इन दोनों का मकसद क्या है। तो ये अपर लिमिट है कॉम्पैक्ट सेक्शन के लिए, ये अपर लिमिट है नॉन कॉम्पैक्ट सेक्शन के लिए। तो अगर तो क्या हो कि इफ़ लैम्डा की वैल्यू दैट इज़ लेस देन लैम्डा पी, मतलब अगर इससे कम हो, एंड फ्लैंज इज कॉन्टिन्यूसली कनेक्टेड टू द वेब, मतलब अगर फ्लैंज थ्रू आउट वेब से कनेक्टेड है अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द बीम, द शेप इज कॉम्पैक्ट। मतलब ये कि अगर ये चीज़ वैल्यू अगर इससे कम है दैट मीन्स शेप इज कॉम्पैक्ट हो जाएगा। अगर लैम्डा की वैल्यू लैम्डा पी से ज़्यादा हो गई है, ठीक है, बट लैम्डा आर से कम है, मतलब लैम्डा की जो अगर मैं दिखाऊँ लैम्डा की वैल्यू दिस इज, अगर ये इससे ज़्यादा हो गई बट इससे कम है तो फिर शेप क्या हो जाएगी, नॉन कॉम्पैक्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर शेप क्या हो जाएगी, नॉन कॉम्पैक्ट। और अगर लैम्डा ग्रेटर देन हो जाए लैम्डा आर, तो फिर तो शेप उसके लिए टर्म यूज़ कर देते हैं हम, सिलेंडर की टर्म यूज़ कर देते हैं, ठीक हो जाएगा। तो बट बेसिकली आपने याद रखना है टर्म कॉम्पैक्ट यूज़ हो रही है फॉर द फ्लेक्सिबल मेंबर्स, और फॉर द कंप्रेशन मेंबर्स टर्म यूज़ होती थी सिलेंडर, ठीक है। और दोनों की क्राइटेरिया ये फार्मूलाज अलग हैं, उसके अगर जाके आप डिज़ाइन टेबल में जाके देखें आई सेक्शन के लिए तो उसकी ये वैल्यूज़ अलग हैं फॉर द सिलेंडर, ठीक है। ये जो आप रेशियोज़ हैं इसकी वैल्यू, ये जो फार्मूला या इक्वेशन है उसके लिए डिफरेंट है फॉर सिलेंडर थिंग, और फॉर द फ्लेक्सिबल मेंबर इसकी अलग से हैं। अच्छा, अब ये चीज़ है कि हमारे पास मोस्टली क्या होता है कि वी बिगेन विद कॉम्पैक्ट शेप्स, मोस्टली क्या होता है ज़्यादातर जो आई सेक्शन होते हैं ये कॉम्पैक्ट ही होते हैं, बट अगर आपने चेक करने हैं तो इन्हीं क्राइटेरिया से चेक करेंगे। लेट्स से हमारे पास एक सेक्शन है, एक आई शेप है, तो अगर तो उसकी वैल्यू इससे भी कम हो जाए, जैसे हमारे पास ये फ्लैंज और ये वेब, अगर इससे कम हो जाए दैट मीन्स मेंबर हमारे पास क्या है, कॉम्पैक्ट है, ठीक है। अच्छा, कॉम्पैक्ट चेक करने के लिए क्या हो जाएगा, ये देखो ये फ्लैंज के लिए, ये जो चीज़ है ये फ्लैंज के लिए चेक कर रहे हैं, और ये जो चीज़ है ये वेब के लिए चेक कर रहे हैं। मोस्टली क्या होता है कि जिनकी जो यील्डिंग स्ट्रेस होते हैं जो मैनुअल में हमारे पास गिवन है, जो स्टैंडर्ड मैनुअल है एएसी का, उसमें जिनकी यील्डिंग स्ट्रेंथ 65 की एसआई से कम है उसमें बेसिकली ये वेब क्राइटेरिया मीट हो रहा है। मतलब मोस्टली ये वाला जो चेक होता है ये तो क्लियर होता है, ठीक है। दे आर बेसिकली कॉम्पैक्ट इन वेब, तो बट हम ज़्यादातर चेक करते हैं इसको फ्लैंज के लिए, ठीक है। फ्लैंज में नॉर्मली एफ वाई की अगर वैल्यू 65 की एसआई से कम है दैट मीन्स ज़्यादातर वो इस शेप में तो कॉम्पैक्ट है, बट अब इसके लिए चेक करना पड़ता है फ्लैंज के लिए। अच्छा, मोस्ट शेप्स विल ऑल्सो सेटिस्फाई द फ्लैंज रिक्वायरमेंट एंड वुड बी क्लासिफाइड, अगर तो वेब के लिए भी कॉम्पैक्ट है, मतलब ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रही है और इसके अलावा ये फ्लैंज के लिए भी हो रही है, दैट मीन्स एज अ होल वो मेंबर कॉम्पैक्ट है। अगर ये हो जाए कि लेट्स से वेब के लिए कॉम्पैक्ट है, मतलब वेब तो सेटिस्फाई हो रहा है बट फ्लैंज सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो दैट मीन्स एक चीज़ में कॉम्पैक्ट है एक में नॉन कॉम्पैक्ट है, दैट मीन्स दैट शेप वुड बी कंसिडर एज नॉन कॉम्पैक्ट, ठीक है। वो कॉम्पैक्ट नहीं होगी, कोई एक भी फेलियर अगर कंडीशन मीट नहीं हो रही तो दैट सेक्शन वुड बी नॉन कॉम्पैक्ट। अच्छा, कैसे शो होता है, जैसे हमारे पास देखिए डिज़ाइन एड्स में मैंने प्रीवियसली आपको बताया था, जैसे कंप्रेशन मेंबर थे, तो अगर मेंबर अगर सिलेंडर है तो उसके ऊपर एक छोटा सा फुट नोट लिखा होता था सी करके, ऐसा सी लेट से कह देते हैं W10/65 और उसके ऊपर छोटा सा सी लिखा होता था, जैसे मैंने आपको बताया था। इस सी का मतलब क्या था कि ये मेंबर सिलेंडर है, सिलेंडर की टर्म यूज़ होगी किसके लिए, कंप्रेशन मेंबर्स के लिए, और उसके लिए हम क्या करते थे, हम उसकी जो स्ट्रेंथ थी उसको फर्दर रिड्यूस कर देते थे, ठीक है। तो मेंबर को चेक करना है कि वो सिलेंडर है कि नहीं, तो उसके ऊपर अगर छोटा सा सी लिखा हुआ है दैट मीन्स मेंबर सिलेंडर है, उसमें लोकल बकलिंग होगी, उसकी स्ट्रेंथ रिड्यूस कर देनी है। ये तो होगी कंप्रेशन मेंबर्स की। बट फ्लेक्सिबल मेंबर्स के लिए फुट नोट में क्या लिखा होगा, आप देखोगे छोटा सा एफ उसके ऊपर मैंशन होगा, ये एफ स्टैंड्स फॉर फ्लेक्सिबल मेंबर्स, और दैट मीन्स कि उसमें क्या हो रहा है कि वो शेप नॉन कॉम्पैक्ट है। अगर आप सेक्शन देख दो, लेट से लिखा हुआ सेक्शन लिखा हुआ 10 × 65
और अगर उसके ऊपर छोटा सा एफ लिखा हुआ सबस्क्रिप्ट नज़र आ जाए, दैट एफ स्टैंड फॉर कि ये शेप नॉन कॉम्पैक्ट है। दैट मीन्स कि नॉन कॉम्पैक्ट का मतलब ये है कि उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी कम है। लोड कैरिंग कैपेसिटी कितनी है? देखिए, अगर तो शेप कॉम्पैक्ट है, अगर तो शेप कॉम्पैक्ट है तो उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी किसके बराबर हो जाएगी? एम एन मैं अगर शो कर दूं, वो किसके बराबर हो जाएगी? प्लास्टिक के। दैट मीन्स वो लोड उठा सकता है प्लास्टिक मूवमेंट तक। बट अगर वो मेंबर नॉन कॉम्पैक्ट हुआ तो फिर उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी वो प्लास्टिक मूवमेंट से कम हो जाती है और वो ऑलमोस्ट किसके बराबर आ जाती है? वो यील्डिंग के ही बराबर आ जाती है। तो ये बेसिक फ़र्क है। अगर तो मेंबर कॉम्पैक्ट है तो हम उसकी मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी प्लास्टिक के बराबर लेंगे। अगर नॉन कॉम्पैक्ट है तो फिर नॉमिनल मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी? वो एम वाई के बराबर आ जाती है, या इसके दरमियान एम पी और एम वाई के दरमियान में देते हैं। बेसिकली डिज़ाइन गाइडलाइंस गिवन है, उसमें हम डिटेल है वो चीज़ वो बाद में देखेंगे। बट ये कहते हैं कि हम प्लास्टिक मूवमेंट यूज़ नहीं करेंगे, हम फिर यील्डिंग मूवमेंट कंसिडर करते हैं। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। सो आपने अगर चेक करना है कि कोई भी मेंबर कॉम्पैक्ट है या नॉन कॉम्पैक्ट है, तो एक तो ये कंडीशन है, ये कंडीशन और ये कंडीशन है। ये बेसिकली प्रीवियस जो टेबल है ये सिर्फ आई शेप्ड के लिए है, ठीक है। इस तरीके से डिफरेंट शेप्स के लिए गिवन है, वो अभी अगली स्लाइड में इंशाल्लाह आपको नजर आएगा, ठीक हो गया। तो आपने इस तरीके से दोनों कंडीशंस को मीट करना है। अगर दोनों कंडीशन सेटिफाई हो रही हैं दैट मीन्स वो मेंबर कॉम्पैक्ट है। अगर कोई एक भी नहीं मीट हो रही दैट मीन्स नॉन कॉम्पैक्ट है, ठीक हो गया जी। ये क्लियर हो गया। उसके बाद अच्छा ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक सेक्शन है लेट्स से 10/65, ठीक है। तो इसको मैं ये कह देता हूँ कि लेट्स से इसके ऊपर सिर्फ सी लिखा हुआ है। सी का मतलब ये है कि ये मेंबर सिलेंडर है। सिलेंडर का मतलब ये है कंप्रेशन मेंबर्स, अगर कंप्रेशन एज अ इस मेंबर को एज अ कंप्रेशन मेंबर यूज़ कर रहे हो दैट मीन्स ये सिलेंडर है और इसकी आपको स्ट्रेंथ रिड्यूस करनी पड़ेगी। लेकिन अगर एज अ फ्लेक्चरल मेंबर इसी मेंबर को यूज़ करना चाह रहे हो तो इसके ऊपर एफ तो कहीं भी नहीं मैंशन। एफ का मतलब ये है अगर एफ मैंशन नहीं है दैट मीन्स ये मेंबर कॉम्पैक्ट है। सही, तो कहने का मकसद ये है सो अ शेप could be compact for flexure but slender for compression. That means कोई भी मेंबर वो ये हो सकता है कि वो कॉम्पैक्ट तो है, देखिए इसके ऊपर एफ मेंशन नहीं है दैट मीन्स ये मेंबर फॉर केस ऑफ द फ्लेक्चर तो कॉम्पैक्ट है, आप इसकी स्ट्रेंथ प्लास्टिक मूवमेंट तक यूज़ कर सकते हो फॉर द केस ऑफ फ्लेक्चर। बट फॉर द केस ऑफ कंप्रेशन आपको इसकी स्ट्रेंथ फर्दर रिड्यूस करनी पड़ेगी। अगर इसके ऊपर एफ भी मेंशन होता है दैट मीन्स कि ये नॉन कॉम्पैक्ट है तो हम प्लास्टिक मूवमेंट इसकी यूज़ नहीं कर सकते, हम इसकी मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी एम वाई के बराबर यूज़ करेंगे। सो ये बेसिक चीज़ है। सो फॉर मेंबर्स विद इनएडिक्वेट लेटरल सपोर्ट, तो कहने का मकसद ये है कि जिनकी अगर लेटरल सपोर्ट ना हो तो हम और उसकी वजह से अगर मतलब दैट मीन्स मेंबर अगर नॉन कॉम्पैक्ट हो तो फिर हम उसकी जो मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी दैट वुड बी रिड्यूस। अगर वो मेंबर कॉम्पैक्ट है एंड उसकी लेटरल सपोर्ट है तो फिर हमारे पास नॉमिनल मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी इसके बराबर आ जाएगी। अगर ये और उसके बाद ऑब्वियसली हम उसकी यूज़ कर सकते हैं लोड कैरिंग कैपेसिटी में उसको। एंड दिस इज द टेबल, पेज नंबर पे भी AAC मैनुअल पे भी है, डिज़ाइन एड में भी आपको बता दिया जाएगा फॉर डिफरेंट शेप्स, इनके लिए डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं, ठीक है। फ्लैंज के लिए ऑब्वियसली देखना चाहेंगे तो ये चीज़ है, अगर वेब के लिए देखना चाहेंगे मोस्टली वेज के लिए मैंने आपको बताया कि क्लियर ही होता है, फ्लैंज में देखा ही जाता है, ठीक है जी। सो दिस इज द थिंग। अब आ जाते हैं जी, हमारे पास एक प्रॉब्लम आ गया, हमने ये सब बेसिकली एनालाइज करना है कि ये मेंबर कॉम्पैक्ट है कि नहीं और इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी एडिक्वेट है कि नहीं। बेसिकली हमने इस बीम का एनालिसिस ही करना है, अभी डिज़ाइन पोर्शन स्टार्ट नहीं हुआ। सो एनालिसिस के लिए क्या कहते हैं, हमारे पास सबसे पहले क्या है कि मेंबर कौन सा गिवन है, W16/31, ठीक है जी। हमारे पास मेंबर गिवन है W16/31, इट सपोर्ट्स अ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्लैब दैट प्रोवाइड्स कॉन्टिन्यूस लेटरल सपोर्ट ऑफ द कंप्रेशन फ्लैंज। बताओ ये कहना चाह रहा है कि बीम है और इसको कॉन्टिन्यूसली लेटरल सपोर्ट प्रोवाइड की हुई है। अगर ये लेट से में W सेक्शन है तो इसको थ्रू आउट अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द बीम इसको लेटरल सपोर्ट प्रोवाइड की हुई है, दैट मीन्स इसकी स्टेबिलिटी है, दैट मीन्स ये शेप कॉम्पैक्ट है, ठीक है। बट हम एक तो लेटरल सपोर्ट भी होनी चाहिए और उसके बाद हम इसके बाकी क्राइटेरिया भी चेक कर लेते हैं। उसके बाद क्या है, इसके ऊपर डेड लोड कितना आ रहा है 450 पाउंड पर फीट, दिस लोड इज सुपर इम्पोज इन द बीम, इट डज नॉट, ठीक है। ये सिर्फ इसके ऊपर डेड लोड आ रहा है, अभी इस बीम का अपना वेट कंसीडर नहीं किया जा रहा है, सिर्फ इसके ऊपर लोड लग रहा है। उसके बाद लाइव लोड कितना आ रहा है 550, आपने चेक करना है कि इसकी मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी इसमें इतनी है, इतना लोड ये बर्दाश्त हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो अब आपने सबसे पहले तो क्या देखना है, पहले तो चेक कर लेना है कि चेक फॉर द कॉम्पैक्टनेस, आपने इसकी कॉम्पैक्टनेस चेक कर लेनी है। FY इसकी वैल्यू क्या होती है फॉर A992 स्टील के लिए, इसकी हो जाती है 50 KSI। अब चूंकि 50 KSI है तो नॉर्मली मैंने आपको बताया था 50 KSI के लिए इसका वेब क्राइटेरिया तो मीट हो रहा है, इसका फ्लेक्चरल क्राइटेरिया हमने चेक करना है कि कॉम्पैक्ट है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या निकालोगे, BF/2 टाइम्स थिकनेस ऑफ फ्लैंज। ये उसने कैसे फाइंड आउट की होगी, वो क्या होगा, देखो डिज़ाइन एड में जैसे ये W16/31 है, ठीक है। तो इसकी क्या निकालोगे, विड्थ ऑफ फ्लैंज, ठीक है। और उसके बाद उसकी थिकनेस ऑफ द फ्लैंज, तो विड्थ ऑफ द फ्लैंज इसकी आई होगी कुछ भी
वैल्यू, उसके बाद 2 टाइम्स सेकंड ऑफ द फ्लैंज, तो उसकी रेशियो क्या आ गई 6.28। या फाइंड आउट करने का होपफुली आपको अभी तक तो समझ आ गया होगा, बट अगर किसी को नहीं समझ में आया तो हम ये देख लेते हैं। सेक्शन हमारे पास क्या है, अगर हम देख सकें सेक्शन दोबारा से, तो सेक्शन था हमारे पास 16/31। इधर जाएंगे डिज़ाइन एड में और इधर जाकर देख लेंगे 16/31 किधर है। और आप अगर देख सकें तो हमारे पास ये 16/31 है। ये देखिए 16/31 के ऊपर सी छोटा सा मेंशन है। ये सी मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, दिस सी स्टैंड फॉर सिलेंडर है फॉर द केस ऑफ कंप्रेशन, ठीक है। इसको उसकी वजह से कॉम्पैक्ट से मिक्स नहीं कर देना। कॉम्पैक्ट के लिए इसके ऊपर एफ लिखा होना, नॉन कॉम्पैक्ट के लिए इसके ऊपर एफ लिखा होना चाहिए था, ठीक है जी। तो अब आपने क्या करना है, इसकी देखो विड्थ ऑफ द फ्लैंज आपके पास कितनी आ गई इसकी, लेट से ये 5.53 इसकी विड्थ ऑफ द फ्लैंज आ गई, ठीक है। उसके बाद थिकनेस ऑफ द फ्लैंज कितनी आ गई 0.440, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये विड्थ ऑफ द फ्लैंज डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स थिकनेस ऑफ द फ्लैंज करोगे तो आपके पास रेशियो ऑलमोस्ट यही आएगी। ये इधर डायरेक्ट हुई पड़ी है, ठीक है। आप खुद निकाल के चेक कर लीजिएगा, 5.53 डिवाइड बाई 2 टाइम्स थिकनेस ऑफ द फ्लैंज, तो उसकी रेशियो ये आई 6.28। अब इसकी वैल्यू इससे कम होनी चाहिए। डिज़ाइन एड में जो हमें इक्वेशन दी है 0.38 ई डिवाइड बाई एफ वाई, इसकी वैल्यू कितनी है 9.515 विच इज़ ग्रेटर दैन दिस, दैट मीन्स फ्लैंज इसका कॉम्पैक्ट है। फ्लैंज हो गया कॉम्पैक्ट। दूसरी क्या चीज़ थी, हमें इसका वेब चेक करना था। वेब के लिए क्या होती है एच डिवाइड बाई थिकनेस ऑफ वेब, ये भी ऐसे ही निकालेंगे। इसी तरीके से जाएंगे डिज़ाइन एड में, इसकी टोटल निकाल लेंगे डेप्थ, ठीक है। तो ये आपके पास टोटल इसकी डेप्थ कितनी आ जाएगी ये, और उस डेप्थ में से फ्लैंज की थिकनेस माइनस कर दोगे, ये आपके पास टोटल डेप्थ है। इसमें से फ्लैंज की थिकनेस, अगर ये टॉप वाले फ्लैंज की थिकनेस और ये बॉटम वाले फ्लैंज की थिकनेस माइनस कर दोगे तो आपके पास वेब की हाइट आ जाएगी। उसको उसकी थिकनेस ऑफ वेब से डिवाइड करोगे। अगर ये जैसे थिकनेस ऑफ वेब है, ये थिकनेस ऑफ वेब से अगर डिवाइड करोगे तो आपके पास इन दोनों की रेशियो आ जाएगी। सो इसी तरीके से निकालोगे विच इज़ लेस दैन दिस, ये उसने डायरेक्टली बता दिया। क्यों? क्योंकि द वेब इज़ कॉम्पैक्ट फॉर ऑल द शेप्स इन द मैनुअल। अगर एफ आई की वैल्यू लेस दैन 65 की ऐसा ही है तो ये जो कंडीशन ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड होती है। देयरफॉर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, फ्लैंज भी कॉम्पैक्ट है, वेब भी कॉम्पैक्ट है, और तीसरी क्या चीज़ है, कॉन्टीन्यूसली लेटरल सपोर्ट भी मिल रही है। दैट मीन्स हमारा सेक्शन जो है W16/31 कॉम्पैक्ट है, फुली कॉम्पैक्ट है। अब इसका मतलब क्या है कि फुली कॉम्पैक्ट है, दैट मीन्स आप उसके क्या यूज़ कर सकते हैं, उसकी प्लास्टिक मूवमेंट कैरी कैपेसिटी यूज़ कर सकते हैं, उसकी यील्डिंग नहीं यूज़ करनी। तो आप नॉमिनल मूवमेंट कैरी कैपेसिटी, और यह मैंने आपको बताया भी है, दिस शेप कैन ऑल्सो बी आइडेंटिफाइड एज अ कॉम्पैक्ट बिकॉज देर इज नो फुट नोट इन द डायमेंशन, ठीक है। इसके ऊपर कहीं भी जाके देखो 16/31 पे, तो इसके ऊपर ये स्मॉल एफ नहीं लिखा हुआ। अगर स्मॉल एफ लिखा होता दैट मीन्स ये फिर नॉन कॉम्पैक्ट है, दैट मीन्स हमें उसकी स्ट्रेंथ को फर्दर रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है जी। अब आपका नॉमिनल मूवमेंट क्या हो जाता है एफ वाई, जैसे हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं, और उसको हम उसके प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस से मल्टीप्लाई करेंगे। अब प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस प्रीवियसली तो हम कैलकुलेट कर रहे थे, बट अब हम डायरेक्टली हम यूज़ कर लेंगे। और डायरेक्टली कहाँ से आएगा, ये डिज़ाइन एड से आएगा, और इधर लिखा भी होगा। मैं भी आपको चेक भी करा देता हूँ कि इसका हमें प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस हमारे पास क्या था 16/31 था। इसके नेक्स्ट पेज पे जाके देखेंगे तो आपको इसके नेक्स्ट पेज पे ये 16/31, और इसका हमारे पास ये प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस ये दिया हुआ है, ये 16/31। अगर नेक्स्ट में देखेंगे तो ये हमारे पास 54 इसने दिया हुआ है, तो डायरेक्टली डिज़ाइन एड में गिवन होगा। इस तरीके से अब आपने क्या कर लेना है, एफ वाई इंटू जी एक्स हो जाएगा। आपके पास ये प्लास्टिक मूवमेंट कैरी कैपेसिटी आ गई। जब प्लास्टिक मूवमेंट कैरी कैपेसिटी आ गई आपके पास, अब आपने क्या करना है, ये तो आगे कि ये जो मेंबर है ये इतना लोड मूवमेंट इसकी कैरिंग कैपेसिटी है। अब जो हमारे पास लोडिंग अप्लाई हो रही है इससे कितना मूवमेंट डेवलप हो रहा है, अगर तो जितना मूवमेंट डेवलप हो रहा है वो इससे कम हुआ, दैट मीन्स हमारा जो ये बीम है वो सेटिस्फाई करेगी, स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट वो पूरी कर रही है, ठीक है जी। तो अब आपने क्या कर देना है, कंप्यूट द मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट। आपने क्या कर लेना है, पहले डेड लोड फाइंड कर लेना है। देखो सुपर इम्पोज डेड लोड कितना था 450, ठीक है। उसके बाद हमें बीम का भी सेल्फ वेट इंक्लूड करना है, तो बीम का सेल्फ वेट कितना है 31। कैसे पता चलेगा बीम का सेल्फ वेट, वो आप सेक्शन से देख लोगे। ये देखो मैंने बार बार बताया कि 16 क्या होती है, इसकी टोटल डेप्थ है, 31 इसका क्या है, इसका वेट है पाउंड पर फीट, ठीक है। तो इसका ये बीम का वेट हो जाएगा और प्लस ये डेड लोड जो ऊपर गिवन है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास डब्ल्यू डेड आ जाएगा। डब्ल्यू डेड आ गया तो कितना आ गया, ये इतना है कि डब्ल्यू डेड। आपने फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट किधर होता है, बिल्कुल सेंटर पर होता है, और उसके लिए डायरेक्टली हमें ए सी से मैनुअल फार्मूला सिंपली सपोर्टेड के लिए मैक्सिमम मूवमेंट का फार्मूला क्या होता है WL²/8 होता है, ठीक है। अगर मूवमेंट अगर सिंपली सपोर्टेड बीम हो और उस पर हमारे पास क्या हो रहा है कि UTL अप्लाई हो रहा है, तो मैक्सिमम मूवमेंट सेंटर पर होता है और उसका फार्मूला सिंपल सा WL²/8 इससे फाइंड आउट कर लेंगे। तो डेड लोड के अगेंस्ट मूवमेंट कितना आ रहा है, कि डेड लोड कितना मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, डब्ल्यू डेड कितना है 481।
आपने इसको किप्स में लिख लिया, 0.481, 1000 से डिवाइड करोगे तो 0.481 आ जाएगा। एल स्क्वायर, अब एल क्या चीज़ है, लेंथ ऑफ द स्पैन, और लेंथ ऑफ द स्पैन कितना है, दैट इज़ 30 फीट, हमें गिवन है ये 30 फीट। तो अब आप क्या करोगे, डब्ल्यू डी दैट इज डेड लोड और लेंथ ऑफ द स्पैन का स्क्वायर डिवाइड बाय 8, तो ये आपके पास डेड लोड मोमेंट, मतलब डेड लोड इतना मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। सिमिलरली लाइव लोड कितना मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, लाइव लोड हमें गिवन है, लाइव लोड हाउ मच, हमारे पास 550 है, ठीक है। आपने इस 550 को 1000 से डिवाइड करोगे तो 0.550 इंटू एल का स्क्वायर डिवाइड बाई 8 हो जाएगा, तो ये आपके पास लाइव लोड मोमेंट आ जाएगा। डेड लोड मोमेंट, लाइव लोड मोमेंट। अब LRFD में क्या कहते हैं, हमारे पास मोस्टली ये कॉम्बिनेशन यूज होता है, 1.2 डेड 1.6 लाइव। तो आप क्या कर दोगे, 1.2 डेड लोड मोमेंट प्लस 1.6 लाइव लोड मोमेंट, तो अल्टीमेट मोमेंट कितना आ रहा है, 164, ठीक है। तो ये अल्टीमेट मोमेंट इस तरीके से आ जाएगा। आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। आप इसके एक अल्टरनेटिव अप्रोच ये भी है कि पहले WU फाइंड कर लो और उस WU से अल्टीमेट मोमेंट निकाल लो। वो WU क्या हो जाएगा, पहले क्या कर लो कि डेड लोड आपके पास कितना है, 0.481, तो 1.2 टाइम्स डेड लोड, ठीक है, और 1.6 टाइम्स लाइव लोड, पहले WU निकाल लो और उस WU को सिंपली इस फार्मूला में पुट कर दो, तो WU एल स्क्वायर बाई 8, ठीक है। सिंपली ये है कि पहले अल्टीमेट लोड निकालिए और फिर अल्टीमेट लोड से अल्टीमेट मूवमेंट निकाल लिया। तो दोनों तरीके ठीक है, आप ये भी यूज़ कर सकते हो, आप दूसरी वाली अप्रोच भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास अल्टीमेट लोड आया, उसको एल स्क्वायर बाई 8, ये आपके पास अल्टीमेट मूवमेंट आ जाएगा। अब आपने क्या चेक करना है कि देखो अल्टीमेट लोड कितना अप्लाई हो रहा है, 164, और आपकी मूवमेंट कैरी कैपेसिटी कितनी थी, दैट वॉज, अगर आप प्रीवियसली देख लो दैट वाज 225 किप्ड, बट अभी इसके साथ आपने एक स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर भी मल्टीप्लाई करना है जो हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं, और वो कितना है, फॉर द केस ऑफ फ्लेक्चर 0.9 होता है। तो आप क्या करोगे, सिंपली 0.9 इसका फॉर द केस ऑफ बेंडिंग या फ्लेक्चर, बी स्टैंड फॉर बेंडिंग, ठीक है, 0.9 से मल्टीप्लाई किया 225, दैट मीन्स 203 किप फिट, मतलब इतना लोड कैरिंग कैपेसिटी है एज पर LRFD, और आपका अल्टीमेट लोड कितना आ रहा है, 164 किप्स। दैट मीन्स एज पर LRFD आपका डिज़ाइन ओके है, द डिज़ाइन मोमेंट इज ग्रेटर देन फैक्टर लोड मोमेंट। तो एज पर LRFD तो ओके है। एज पर ASD चेक कर लेते हैं। एज पर ASD भी सेम उसी तरीके से करेंगे। हमारे पास क्या होता है, सिंपली जो ASD का कॉम्बिनेशन होता है जो हमारे पास होता है वो होता है सिर्फ डेड प्लस लाइफ, हम किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करते। तो डेड लोड मूवमेंट हम पिछली स्लाइड में कैलकुलेट कर चुके हैं 54.11, लाइव लोड भी पिछली स्लाइड में कैलकुलेट कर चुके हैं। तो अलाउबल मूवमेंट कितना आ रहा है, 116 किप फिट हो जाएगा। आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। आप देन अगेन प्रीवियसली जैसे हमने किया था कि पहले डेड प्लस लाइव लोड ऐड कर लो विदाउट एनी फैक्टर, तो अलाउबल लोड आ जाएगा। अलाउबल लोड को फिर L स्क्वायर बाई 8 कर दोगे तो अलाउबल मूवमेंट, देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम ही आ गई, ठीक है। ये तो हो गया इस तरीके से। अब अलाउबल लोड के लिए हमें क्या करते हैं, एज पर ASD अप्रोच क्या करते हैं कि हम नॉमिनल मूवमेंट को उसके 1.67 से डिवाइड कर दो या डायरेक्टली 0.6 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट मीन्स द सेम। मतलब अगर मैं 1 को 1.67 से डिवाइड करूँ तो 0.6 बन जाता है। टाइम एंड टाइम अगेन हम कर चुके हैं। और इससे क्या आ जाता है कि हमारे पास मूवमेंट कैरी कैपेसिटी एज पर अलाउबल लोड कितनी है, 135, ठीक है, कि इतना लोड बर्दाश्त कर सकता है, और आ कितना रहा है, 116 के परफेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप हमारे पास ये सेक्शन ओके है, ये आप इधर तक भी ओके है, सोल्यूशन करेक्ट है। बट आप स्ट्रेसेस भी चेक कर सकते हो कि भाई अप्लाइड लोड की वजह से स्ट्रेस कितने आ रहे हैं, और आपकी जो मेंबर है जो आपकी बीम है वो उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी स्ट्रेसेस कितने प्रोड्यूस होने चाहिए, आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। उसके लिए ये स्टेप एक एडिशनल है, करना चाहो तो। हमारे पास देखो अलाउबल लोड कितना आ रहा था, अलाउबल मूवमेंट भाई कितना अकॉर्डिंग टू द मतलब लोड की वजह से कितना प्रोड्यूस हो रहा था, वो आ रहा था 116 के परफेक्ट। उसको सिंपली इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस से डिवाइड कर देना। उसको क्या कर दोगे, इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास ये स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं 29.5 KSI, मतलब लोड की वजह से स्ट्रेसेस कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं 29.5 KSI। क्या किया, जितना लोड आ रहा था उसको इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास इतने स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं। जबकि अलाउबल स्ट्रेसेस कितने हैं, वो क्या करोगे, उसी तरीके से क्या करना है, सिंपली 0.6 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, जैसे ये किया था। मतलब हमारे पास अब मूवमेंट कितना आ रहा था, हमारे जो मेंबर की मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी कितनी थी, 0.6 मल्टीप्लाई बाई MN, ये ऐसे ही, ठीक है, और इसको इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास भाई 34.3 इतने स्ट्रेसेस तक बीम की कैपेबिलिटी है कि इतने स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो सकते हैं। और अप्लाइड लोड की वजह से कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं 29.5, दैट मीन्स जो अप्लाइड स्ट्रेसेस हैं दोज आर लेस देन द अलाउबल स्ट्रेसेस, दैट मीन्स बीम हैज इनफ स्ट्रेंथ। सोल्यूशन इधर तक भी ओके है, बट अगर एडिशनल एक ऑल्टरनेटिव ये भी सोल्यूशन है, दैट मीन्स एज पर ASD भी ये सेक्शन ओके है। सो दिस इज हाउ वी बेसिकली एनालाइज दैट वेदर द मेंबर इज सफिशिएंट टू कैरी द अप्लाइड लोड और नॉट,
ठीक हो गया, ठीक है, इधर तक हमने कर लिया। उसके बाद क्या चीज़ है, बेसिकली क्या हो जाएगा कि अगर सिंपली सपोर्टेड बीम्स है तो हमें AISC गाइडलाइंस देता है कि अगर कोई भी लोड अप्लाई हो रहा हो, जैसे ये हमारे पास UDL अप्लाई हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या, अगर टोटल लोड निकालना हो तो क्या कर दोगे, W अगर पर लोड हो रहा है तो उसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल लोड आ जाएगा तुम्हारे पास, और वो लोड कितना अप्लाई हो रहा है, अगर UDL को करोगे तो वो सेंटर पर अप्लाई हो रहा है WL, ठीक है। उसके कॉरस्पॉन्डिंगली रिएक्शन अगर फाइंड आउट करने हो तो सिंपल सा फार्मूला है WL/2, ठीक है, WL/2 कर दोगे तो तुम्हारे पास रिएक्शंस आ जाएंगे, ये एक इस रिएक्शन आ जाएगा, एक ये वाला जो मैक्सिमम, ठीक है, शेयर फोर्स आ रही होगी वो सपोर्ट्स पर आ रही होगी, मैक्सिमम शेयर फोर्स, ठीक है। और अगर किसी भी पॉइंट पर लेट से शेयर फोर्स खाली इधर नहीं फाइंड करनी, आपने इस जगह पर फाइंड करनी है, तो उसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, W और ब्रैकेट में L/2 माइनस एक्स। इसमें x क्या चीज़ हो जाएगा, उस पॉइंट तक का डिस्टेंस। लेट से अगर मैंने शेयर फोर्स लेट से आपके पास W है 1 के पर फिट, अगर मैं W क्या है 1 के पर फिट, उसको टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो 30 से, तो तुम्हारे पास 30 की आ जाएगा टोटल जो लोड अप्लाई हो रहा। उसको अगर L/2 से कर दोगे तो रिएक्शंस आ जाएंगे, ठीक है, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। बट और अगर इस जगह पर लेट से आपने शेयर फोर्स फाइंड करने तो क्या करोगे, W, ठीक है, और L/2 और उसमें से ये x माइनस कर दोगे, ठीक है, ये L/2 में से ये डिस्टेंस x माइनस कर दोगे, जहाँ पे शेयर फोर्स चाहिए कहीं भी चाहिए होगी तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। अब मैक्सिमम मूवमेंट कहाँ पे होगा, सेंटर पे होगा, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है, फॉर द केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम अगर उसके ऊपर UDL अप्लाई हो रहा होगा, और उसके लिए फार्मूला भी सिंपल दिएगा, अगर मैक्सिमम मूवमेंट फाइंड करना है तो WL²/8 होते हैं, ठीक है, और अगर किसी भी लोकेशन पर फाइंड करना है तो फिर ये फार्मूला है। देन अगेन x क्या चीज़ है, डिस्टेंस है कि सपोर्ट से कितना डिस्टेंस है, किसी भी सपोर्ट पर लेट से अगर 2 फीट फाइंड आउट करना है मूवमेंट तो आप इस तरीके से फाइंड कर लोगे, x की जगह 2 पुट कर दोगे, बाकी L जो चीज़ होगा वो टोटल लेंथ हो जाएगी, ठीक है। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ आएगी, वो भी सेंटर पर आएगी, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन भी सेंटर पर होगी, और उसको फाइंड आउट करने के लिए ये फार्मूला है, ठीक है। और अगर किसी भी लोकेशन पर फाइंड करना है तो फिर ये फार्मूला है, ठीक है। सो बेसिकली गाइडलाइन है AIC ने हमें बताया हुआ फॉर द, ये सिर्फ एक केस है सिंपली सपोर्टेड के लिए, ऐसा नहीं है कि ये हर एक के लिए यूज़ हो जाएगा। देन कम्स द शेयर रिक्वायरमेंट, कि शेयर ये रिक्वायरमेंट भी होंगी ऑब्वियसली, अगर बीम की सपोर्ट चेंज होगी, अगर लोड चेंज होगा तो ऑब्वियसली ये फार्मूला चेंज हो जाएंगे। ऑब्वियसली सिर्फ फ्लैक्चर का डिज़ाइन होता, मोस्ट क्रिटिकल डिज़ाइन तो ये था कि हम बीम को डिज़ाइन करते हैं फॉर फ्लैक्चर, हाउएवर वी नीड टू चेक फॉर द शियर एज वेल। सो दिस इज द रिलेशन कि हमारे पास जो कॉरस्पॉन्डिंग टू द फोर्सेस जो शेयर फोर्स आ रही है, इट शुड बी लेस देन द शेयर कैपेसिटी ऑफ द, इट शुड बी लेस देन द शेयर कैपेसिटी ऑफ द बीम। सो हमारे पास ये जो अल्टीमेट फैक्टर लोड की वजह से जो हमारे पास शेयर कैपेसिटी आ रही है, शेयर फोर्स डेवलप हो रही है, एंड ऑब्वियसली हमारे पास इसका शेयर फैक्टर हो जाएगा, रेजिस्टेंस फैक्टर फॉर शेयर, दैट वैल्यू इसकी वैल्यू भी वेरी होती है 1 से लेकर 0.9 तक, ठीक है। इन द केस ऑफ ASD हम क्या कर देंगे, ऑब्वियसली हम इसको रेजिस्टेंस फैक्टर, सेफ्टी फैक्टर फॉर द शेयर से डिवाइड करते हैं, इन दिस केस हम मल्टीप्लाई करते हैं फॉर द केस ऑफ LRFD। बेसिक फार्मूला क्या होता है, नॉमिनल मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी, शेयर कैपेसिटी ऑफ अ मेंबर, ठीक है। सो दिस इज द फार्मूला टू फाइंड आउट द नॉमिनल शेयर कैपेसिटी ऑफ अ मेंबर। इसमें क्या हो जाएगा 0.6 इंटू FY, ये दिस वुड रिमेन कांस्टेंट, और उसके बाद हमारे पास क्या जाएगा AW। व्हाट इज AW, AW इज द एरिया ऑफ द वेब। जैसे हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं सेक्शन में कि हमारे पास शेयर स्ट्रेस वेरिएशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम कैसे होती है, कुछ इस किस्म करके पैराबोलिक किस्म की वेरिएशन होती है। सो टॉप मोस्ट फाइबर पे भी ऑलमोस्ट जीरो होते हैं, ये बहुत कम वैल्यू होती है, एंड बॉटम मोस्ट फाइबर पे भी कम होते हैं। हाउएवर इट इज़ क्रिटिकल एट द सेंट्रोइडल एक्सिस और न्यूट्रल एक्सिस। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पास इफ़ देयर इज़ एन आई सेक्शन, सो हमारे पास इसकी जो स्ट्रेस वेरिएशन डायग्राम, इट वाज समथिंग लाइक कुछ ऐसे करके बन रही थी। सो हमारे पास क्रिटिकल एट द सेंटर होते हैं, इस वजह से हमारे पास जो शेयर हम चेक करेंगे वो इस वाले पोर्शन के लिए चेक करेंगे फॉर द वेब पोर्शन, ठीक है, फॉर द वेब पोर्शन चेक करेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ वेब दैट इज D इंटू थिकनेस ऑफ द वेब। व्हाट इज CV, C इज द रेशियो ऑफ क्रिटिकल वेब स्ट्रेस टू द यील्ड स्ट्रेस हो जाएगा। सो हमारे पास CV की वैल्यू वेरी होती है। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आपने ये ग्राफ देखना है। सो दिस इज़ द ग्राफ टू यूज़। नॉर्मली तो वैसे आपको गिवन होगा, बट इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि हमारे पास on the y-axis we have the nominal shear capacity of a member, and on the x-axis we have the H/TW. What is the H? H is the height of the web, and TW is the thickness of the web. अच्छा, अगर इसकी वैल्यू H/TW, इस रेशियो की वैल्यू अगर इस रेंज में है 0 से लेकर इस रेंज में, अब ये रेंज फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला है, हमारे पास ये फार्मूला है 1.1 KVE डिवाइड बाई FI। इफ़ H/TW इज़ लेस देन दिस थिंग, अगर इस रेशियो के दरमियान में है तो फिर हमारे पास फार्मूला क्या हो जाएगा 0.6
FY AW और CV की वैल्यू उसमें 1 हो जाती है। सो हमारे पास CV साथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हमारे पास नॉमिनल शेयर कैपेसिटी वुड बी एट दिस आ जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले H/TW फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमें ये वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, और ये वैल्यू क्या है 1.1 के अंडर रूट में क्या है, अंडर रूट KVE डिवाइड बाई FI। KV एक शेयर फैक्टर होता है, दैट वुड बी गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है, ये आपको गिवन होगा। क्रिटिकल शेयर स्ट्रेस फैक्टर इसको हम बोलते हैं। अगर मैं इसको जूम करके दिखा सकूं, सो दैट वुड बी मच बेटर। सो आपने सबसे पहले क्या करना है, अगर ये वेब अगर ग्राफ यूज़ करने की नौबत आ जाती है, बाय द वे वैसे हमारे पास गिवन होती है वैल्यूज़, तो मैं आपको जब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो इंशाल्लाह ताला आपको चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। सो आपने सबसे पहले ये रेशियो फाइंड कर लेनी है H/TW, और फिर उसके बाद एक ये वैल्यू फाइंड कर लेनी है 1.1 अंडर रूट KE डिवाइड बाई FI, और फिर ये वैल्यू फाइंड कर लेनी है। फिर ये चेक करना है कि अगर ये जो रेशियो है, इफ़ इट इज़ फ्रॉम जीरो, ऑब्वियसली अगर कुछ वैल्यू है तो जीरो और इससे कम है, तो हमारे पास फार्मूला क्या हो जाएगा 0.6 FY/AW, ठीक है। आपने VN इसके बराबर आ जाएगा। अगर हमारे पास वैल्यू इससे ज़्यादा है और इससे कम है, मतलब ये वाला रीजन लाई कर रहा है, इफ़ दिस इज़ द रीजन, तो फिर फार्मूला क्या यूज़ हो जाएगा 0.6 FY/AW, और उसके साथ ये एक एडिशनल ये वाला एक फैक्टर हो जाएगा। ये फार्मूला है CV का। इधर से लेकर इधर तक के लिए क्या है, CV की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। इधर से लेकर इधर तक के लिए वैल्यू 1 आ जाएगा। जबकि अगर ये रेंज H/TW इस रेंज में लाई करा, तो फिर आपने ये फार्मूला यूज़ करना और ये CV इसके बराबर आ जाएगा। और देन अगेन अगर H/TW इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन दिस थिंग, मतलब अगर 1.37 से भी बढ़ जाए और 260 से कम है, तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर आपके पास ये फार्मूला आ जाएगा 0.6 FY/AW, और CV का फार्मूला फिर आपके पास ये बन जाएगा। तो इस तरीके से, और ग्रेटर देन जो 260 हो जाता है वो शेयर फेलियर कंसिडर होता है, इस वजह से हम उसको कंसिडर नहीं कर देंगे। द मोमेंट इट स्टार्ट फेलिंग इट बिकम्स ग्रेटर देन दिस, तो हम ये कह देंगे कि वो मेंबर शेयर में फेल हो जाएगा, और हमें फिर कोई और मेंबर, इससे ऐसा मेंबर चूज़ करना पड़ेगा जिसकी वैल्यू 260 से कम हो, ठीक है जी। सो दिस इज़ हाउ टू यूज़ द शेयर ग्राफ। एंड देन कम्स द डिफ्लेक्शन लिमिट। ऑब्वियसली हमारा ज़रूरी क्या होता है, एक चीज़ होता है कि फ्लेक्चरल, मतलब उसकी मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी फ्लेक्चरल में हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं देख सकूँ, उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, मतलब बेसिकली हमने उसकी क्या करना है, मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी हम ये देखते हैं MN, फिर उसके बाद हम VN देखते हैं, ठीक है, कि अल्टीमेट लोड्स की कॉरस्पॉन्डिंग उससे कम है कि नहीं। एंड देन हमें डिफ्लेक्शन भी चेक करनी पड़ेगी। सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, हमें अगर फिक्स कर देते हैं कि भाई इस बीम में डिफ्लेक्शन 1 इंच से ज़्यादा ना हो, तो हम वो भी फाइंड करेंगे। फॉर द केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड, आपको मैंने बताया हुआ है कि ये हमारे पास फार्मूला होता है, ठीक है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन सेंटर पर होगी, और उसके लिए ये फार्मूला ये है 5/3D4 WL/4 3D4 यही, डिपेंडिंग अपॉन कि अच्छा ये मैक्स डिफ्लेक्शन हम किसी भी सेक्शन के होगी हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और फिर हमें उसने लिमिट्स जो बताई हुई ऐसी ने कि अगर हमारे पास खाली प्लास्टर सीलिंग हो, तो फिर उसके लिए लिमिट ये अगेंस्ट लाइव लोड, कि सिर्फ अगर लाइव लोड हो रहा हो तो उसके लिए लिमिट ये कि इससे ज़्यादा डिफ्लेक्शन नहीं होनी चाहिए। ये आपको क्वेश्चन में करेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ क्लियर हो जाएगी। अगर डेड प्लस लाइव कर रहे हो तो फिर लिमिट ये हो जाती है L/240। अगर स्नो या विंड लोड के लिए कर रहे हो तो फिर डिफ्लेक्शन ऐसे चेक करेंगे, ठीक है। ये है जी हमारे पास कुछ प्रोविजन हैं ये ऐसे ही की। एंड देन देयर इज अ टेबल, ये हमारे पास एक टेबल है इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस का। इसको यूज़ करते हुए हमने सॉरी इलास्टिक कह रहा हूँ, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस है, इसके देखते हुए हमें डिज़ाइन करना पड़ेगा बीम का डिज़ाइन। लेट से हम ये फाइंड आउट करते हैं, जैसे हम एक लाइक MS2 में भी हमने प्रॉब्लम किया था कि हम सेक्शन मॉडुलस फाइंड करते थे और फिर हम उससे सेक्शन डिसाइड करते थे। सिमिलरली हम क्या करेंगे, हमें रिक्वायर्ड सेक्शन मॉडुलस, जैसे हम प्रीवियसली कंप्रेशन मेंबर और टेंशन मेंबर में डिज़ाइन करते आए हैं, कि हम क्या करते हैं कि हमें रिक्वायर्ड सेक्शन मॉडुलस फाइंड आउट कर लेते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली हम फिर जाके सेक्शन चूज़ करते हैं। सो हम प्रॉब्लम जैसे करेंगे तो आपको चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। सो हियर इज़ द फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ द बीम डिज़ाइन, कि आपने बीम अगर डिज़ाइन करनी है, आपको क्या कह रहा है कि आपने फाइंड आउट करना है सिलेक्ट अ स्टैंडर्ड हॉट रोल शेप ऑफ A9992 स्टूल फॉर द बीम शोन द फिगर। आपने बेसिकली कोई भी स्टैंडर्ड शेप चूज़ कर सकते हैं, W सेक्शन यूज़ कर सकते हैं, जो कि मोस्टली यूज़ होता है, ठीक है। फॉर द केस ऑफ स्टील सेक्शन तो हम W सेक्शन ही डिज़ाइन करेंगे। और आप चैनल भी यूज़ कर सकते हैं, ट्यूबलर सेक्शन भी, बट मोस्ट कॉमनली ये W या I शेप यूज़ होता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि कोई भी W सेक्शन चूज़ करना है, आपको उसने बाउंड नहीं किया, अगर W12 यूज़ करो, W24 यूज़ करो, अगर बाउंड कर दे तो फिर वही चूज़ करना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, W शेप लेट से हम करेंगे 9 स्टील क्या है A992 स्टील हो जाएगा, और इसके ऊपर क्या है हैज़ अ कॉन्टीन्यूस लेटरल सपोर्ट। दैट मीन्स कि ये लेटरल सपोर्ट की जब बात हो रही तो इसका ताल्लुक होता है कॉम्पैक्टनेस से, ठीक है, कि लेटरल सपोर्ट तो मिल गई, चले W सेक्शन है तो उसको कॉन्टीन्यूस लेटरल सपोर्ट होगी, एक चीज़ तो क्लियर हो गई, ठीक है। वो इस तरीके से भी हो सकता है या क्रॉस ब्रेसिंग या डायफ्राम की फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है कि हमने ये उसके चेक लगाना है कि कॉम्पैक्टनेस के, ठीक है। अच्छा ये क्या कर रहा है कि मस्ट बी सपोर्टिंग लाइव लोड ऑफ 4.5 kg/ft। इसके ऊपर लाइव लोड कितना
कितना आ रहा है 4.5 की पर फीट। मैक्सिमम परमिसिबल लाइफ लोड डिफ्लेक्शन इज L/240, अलाउबल डिफ्लेक्शन कितनी है L/240 है। तो इसके ऊपर कोई डेड लोड नहीं है, सिर्फ लाइव लोड है, और लाइव लोड कितना है 4.5 की पर फीट। ऑब्वियसली इस बीम का अपना कुछ ना कुछ डेड लोड जरूर होगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह ताला, स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। सो सबसे पहले क्या करना है कि ऑब्वियसली आपको क्या करना है कि पहले तो मूवमेंट फाइंड करना है, और उस मूवमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक ऐसा सेक्शन चूज़ करना पड़ेगा जो आपको बताएगा कि हाँ भाई ये मूवमेंट करने के पीछे, फिर हम उस सेक्शन को चेक करेंगे कि ये पास हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो सबसे पहले तो मूवमेंट के लिए आपको अल्टीमेट लोड चाहिए। अल्टीमेट लोड के लिए एज पर LRFD पहले हम चेक कर लेते हैं सोल्यूशन। तो 1.2 टाइम डेड, 1.6 टाइम लाइव होता है, ठीक है। तो इनिशियली तो डेड लोड है कुछ नहीं, हम सबसे पहले इनिशियली एज्यूम कर लेते हैं कि बीम का कोई वेट नहीं है, बीम का हम उसको नेगलेक्ट कर देते हैं, और फिर उसके बाद हम उसको काउंट करेंगे। सो इनिशियली डेड लोड 0 है, क्योंकि डेड लोड अप्लाई भी नहीं हो रहा और बीम का भी नहीं है। और लाइव लोड कितना है, दैट वाज 4.5 की पर फीट। तो WU कितना आ जाएगा 1.6 टाइम लाइव, दैट इज 7.2 के पर फीट। उसके बाद आप निकालोगे मूवमेंट, और मैक्सिमम मूवमेंट क्या होता है WU/L²/8। फार्मूला पुट किया, 7.2 आपने इधर से निकाल लिया। L स्पेन लेंथ आपको गिवन है, दैट इज 30 फीट आपको गिवन है। उसके बाद WU/L²/8, तो आपके पास देखिए रिक्वायर्ड मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी कितनी है 810, मतलब 810 के पर फीट आपको अल्टीमेट मूवमेंट आ रहा है। तो आपको ऐसा सेक्शन चूज़ करना है जिसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी कम से कम 810 के पर फीट होनी चाहिए, ठीक है, के फिट होनी चाहिए, सॉरी। सो आपको क्या आ जाएगा, सो नॉमिनल मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी शुड बी इक्वल टू प्लास्टिक। हम पहले अज्यूम कर लेते हैं कि शेप कॉम्पैक्ट है, हमें भी कंफर्म नहीं है कि कॉम्पैक्ट है, बट हम ये अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद में हम क्रॉस चेक कर लेंगे। फॉर द कॉम्पैक्ट शेप विद लेटरल सपोर्ट हमारे पास नॉमिनल मोमेंट किसके बराबर होता है, प्लास्टिक मोमेंट के बराबर होता है, ठीक है। और उसका फार्मूला क्या है Fy/Gx, सही हो गया। अब हमें क्या चाहिए कि हमारे जो मेंबर है, हमारे मेंबर की जो नॉमिनल मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी हो, दैट शुड बी ग्रेटर देन mu। तो हम फार्मूला क्या यूज़ करेंगे, Φb/Mn, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू mu, मतलब वो इससे ज़्यादा होना चाहिए। और Φb हम एज इट इज लिख देंगे, Mn किसके बराबर हो जाएगा Fy/Zx, सही हो गया। अब हमें क्या गिवन है, MQ पता है जिस मूवमेंट के लिए हमें चाहिए, Fy भी हमें पता है, Φ भी पता है। हम क्या कर देंगे, उसका प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, कि भाई कौन सा सेक्शन चूज़ करें जिसका प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस कितना होना चाहिए। तो हमें रिक्वायर्ड सेक्शन मॉडुलस, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस यहाँ से पता चलेगा। तो आप क्या यूज़ करोगे, चूँकि हमने अज्यूम किया है कि सेक्शन कॉम्पैक्ट है, इस वजह से हम ZX यूज़ कर रहे हैं। अगर कॉम्पैक्ट नहीं होता तो फिर हम इसके साथ क्या करते हैं, SX यूज़ कर सकते हैं, इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस। MP की जगह फिर हम MY यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। तो आपने क्या किया, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस फाइंड आउट कर लिया। ऐसे आपके पास MU पता है, दैट इज 810 के फिट, उसको मल्टीप्लाई बाय 12 कर लो ताकि इंचेस में आ जाए। उसके बाद Φ भी आपको पता है 0.9, Fy कितना होता है A992 स्टील का 50 के SI। तो आपके पास रिक्वायर्ड प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस कितना है 216 इंच क्यूब। क्या आपने ऐसा सेक्शन चूज़ करना है जिसका प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस कम से कम इतना हो या इससे ज़्यादा हो। तो ऐसा सेक्शन चूज़ करेंगे जो इसके आसपास हो, ठीक है। अब इसके लिए क्या है कि एक प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस टेबल जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में दिखाया है ऐसा बना हुआ है, जहाँ से आप इजीली आप फाइंड कर सकते हो कि सेक्शन कैसा चूज़ करना है। आप सिंपली क्या करोगे, जो आपका प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस है वो उधर चले जाओगे, और उसके करस्पॉन्डिंगली जो लाइटेस्ट पॉसिबल जो होगा वो सेक्शन चूज़ कर लेना है। तो अब ये कहाँ से आएगा, ये मैं भी आपको बताता हूँ। तो आप क्या करोगे, AISC टेबल में जाना है, और AISC टेबल में पहुंच जाओ पेज नंबर 200 पर। इधर अगर क्विक सर्च में जाओगे पेज नंबर 200, तो ये आपके पास सेक्शन आ गए, ठीक है, डिफरेंट W शेप्स के लिए, और प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, और Fy कितना है 50 की SI, ठीक हो गया। अब आप देखोगे कि आपके पास आपको रिक्वायर्ड कितना है प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस। अगर आप देखें प्रॉब्लम में, तो हमारा रिक्वायर्ड सेक्शन मॉडुलस कितना है 216 इंच क्यूब। तो हमें ऐसा सेक्शन चूज़ करना है जिसका प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस इससे ज़्यादा हो, और ऐसा भी हो कि वेट शुड बी लाइटेस्ट, ठीक है, जिसका वेट कम से कम हो, लाइटेस्ट वन दैट हैज़ इनफ सेक्शन मॉडुलस, ठीक है, कम से कम इतना हो, और वो लाइटेस्ट सेक्शन चूज़ करना है। तो अब आप क्या करो, आपके लिए आसानी ये है कि जाएंगे और ये प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, ये देखिए इधर से डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो हम इससे पिछले पेज पर अगर जाके देखें तो आपके पास देखिए ये 120 बढ़ता जा रहा है ग्रेजुअली, 95.4 किसका W21/44, बट आपको कितना चाहिए 216। तो हम इसी तरीके से ऊपर आते जाएंगे, और ये पेज नंबर 188 पर हम आ गए। देखिए हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था कि प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस क्या होना चाहिए 216। अब 214 वाला तो यूज़ नहीं कर सकते, 216 के लिए हमें चूज़ क्या करना चाहिए 21/93, ठीक है, W21/93, क्योंकि उसका आसपास है। बट क्या है कि 93 का वेट कितना है 93 पाउंड पर फिट, और इससे ऊपर वाला है W24/84, और उसका प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस कितना है 224, ठीक है। सेटिस्फाई ये भी कर रहा है,
21/93 भी कर रहा है, बट हम कौन सा चूज़ करेंगे 24/84। क्या हो रहा है कि उसकी डेप्थ थोड़ी सी बढ़ जाएगी, बेशक उस जो ऊपर वाला सेक्शन उसकी डेप्थ 21 के बजाय 24 हो जाएगी, बट उसका वेट इससे काफ़ी कम है और सेक्शन मॉडुलस बहुत ज़्यादा भी नहीं है, उसके आसपास है। तो इस वजह से हम लाइटेस्ट यूज़ करेंगे, मतलब एक ग्रुप गिवन होगा, उस ग्रुप में से जो जिसका सेक्शन मॉडुलस उस जितना हो, जितना रिक्वायर्ड है उस जितना हो, जो उससे थोड़ा ज़्यादा हो, लेकिन वो हल्के वाला यूज़ करना है, तो 24/84 यूज़ कर लेंगे। सो W24/84 जी हमने चूज़ कर लिया सेक्शन मॉडुलस, ठीक है। ऐसा ये सेक्शन हमने डिसाइड कर लिया कि चूँकि हमें रिक्वायर्ड सेक्शन मॉडुलस था 216 और हमारा ये इसका कितना है 224, तो इस तरीके से आप सेक्शन चूज़ करोगे। अब आप इसको क्रॉस चेक कर लेंगे, ठीक है। तो इन दिस एग्जांपल द शेप दैट कम्स क्लोजेस्ट टू द मीटिंग सेक्शन मॉडुलस इज W21/93, जो करीब है वो तो ये है, बट आप क्या करोगे, बट द लाइटेस्ट वन इज W24/84, तो आप ये वाला यूज़ करोगे और उसका सेक्शन मॉडुलस ये आ गया, ठीक है। अब आप इस चीज़ वाले को, ये आपने सेक्शन चूज़ कर लिया, अब इसको आप क्रॉस चेक कर लोगे उसी तरीके से। क्यों? अब आपने इसका डेड लोड भी काउंट करना है कि अब जो लोड आ रहा होगा वो मूवमेंट फाइंड कर लेना है और उसको चेक कर लेना है कि इतना है कि नहीं काफ़ी। तो W24/84 होगा। फिर से आप देखो वो स्टेप रिपीट करेंगे, अल्टीमेट लोड फाइंड करना है। अब 1.2 टाइम डेड, अब डेड लोड भी होगा, और डेड लोड किस चीज़ होगा, सुपर इम्पोज तो कुछ भी नहीं है, ऊपर तो कुछ नहीं अप्लाई हो रहा, बट इस बीम का अपना वेट होगा। इस बीम का अपना वेट कितना है 84 को 1000 से डिवाइड करोगे तो 0.084 के पर फिट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1.6 W लाइव हमें गिवन था, WU अल्टीमेट लोड आ जाएगा, और अब रिक्वायर्ड मूवमेंट स्ट्रेंथ कितनी है 821.4, ठीक है। प्रीवियसली देखें, अगर पिछली स्लाइड में देखें तो आपको कितना था 8110 के फिट चाहिए था, बट अब कितना चाहिए, क्योंकि बीम का वेट भी हमने काउंट कर लिया, तो अब मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी कितनी है 821.4, ठीक है। और इसके कॉरस्पॉन्डिंगली आप इसका सेक्शन मॉडुलस, ठीक है, अब ये मूवमेंट आएगा, आपको सेक्शन मॉडुलस कितना चाहिए प्लस सेक्शन मॉडुलस, उसी तरीके से जेड एक्स फाइंड करोगे, MU अब कितना 824, और फाई भी पता है, FY भी पता है, और 219 इंच क्यूब रिक्वायर्ड है आपको प्लस सेक्शन मॉडुलस। पहले कितना रिक्वायर्ड था 216, अब कितना रिक्वायर्ड है, क्योंकि मूवमेंट बढ़ गया तो प्लस सेक्शन मॉडुलस भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब आप क्या कर दोगे, विच इज़ लेस देन 224, ठीक है, चूँकि इस मेंबर का 24/84 का प्लस सेक्शन मॉडुलस कितना है 224, ठीक है। तो ऐसा है कि हमारे पास रिक्वायर्ड कितना है 219 और उससे ज़्यादा है, तो ओके हो गया, ठीक है, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस। इसको एक और तरीके से भी डिज़ाइन कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रॉब्लम में भी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया जी क्लियर, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस तो क्लियर हो गया, सेक्शन इसमें ओके है, फ्लेक्चर में मतलब मूवमेंट के लिए ओके हो गया, ठीक है। अल्टीमेट मूवमेंट था, उसके लिए रिक्वायर्ड कितना है प्लास्टिक सेक्शन, तो जितना मूवमेंट बढ़ता जाएगा उतना प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस बढ़ता जाएगा। दैट मीन्स अगर ये चेक ओके हो गया प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस का, दैट मीन्स मूवमेंट के लिए ओके होगी भी। अब आप इसको चेक करोगे शेयर के लिए, ठीक है। अब शेयर के लिए कैसे चेक करोगे, शेयर के लिए फार्मूला क्या होता है, मैक्सिमम शेयर कितना होता है, सपोर्ट्स पे होता है, जैसे अब मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और उसके लिए फार्मूला क्या था WL/2 मैक्सिमम शेयर। तो WU आप फाइंड आउट कर चुके हो प्रीवियस स्टेप में, W ये है, L स्पैन लेंथ 30/2, तो ये इतना शेयर है। और इस मेंबर की शेयर कैपेसिटी कितनी है वो जाके हम अभी देख लेते हैं कि इस मेंबर की शेयर कैपेसिटी कितनी है, वो भी इधर ZX टेबल से ही मिलेगी, ठीक है। जैसे हमने सेक्शन चूज़ कर लिया, ये मतलब हमने इधर से ये सेक्शन चूज़ कर लिया, ठीक हो गया। और उसके बाद इसकी शेयर कैपेसिटी एज पर LRFD कितनी है, दैट इज़ दिस मच 340, ठीक हो गया। तो 24/84 की जो शेयर कैपेसिटी है वो 340 है, और हमें कितनी रिक्वायर्ड है, दैट इज़ 110 किप्स, दैट मीन्स शेयर में भी ओके है। अब फाइनल चेक क्या आएगा, डिफ्लेक्शन, तो डिफ्लेक्शन के लिए क्या करेंगे L/240, उसने बताया हुआ है, उसने हमें बताया हुआ है कि भाई मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितनी होनी चाहिए, अलाउबल कितनी है L/240, ठीक है। तो हम इससे पहले कैलकुलेट कर देंगे और फिर चेक करेंगे इसकी फार्मूला से कि इसमें ओरिजिनली डिफ्लेक्शन आ कितनी रही है। तो ये अलाउबल लिमिट है, वो मैं डायरेक्टली भी बता सकता था कि 1 इंच है, वरना उसने ये कहा है कि इससे आप काउंट करने की कितनी है अलाउबल। तो L कितना, स्पैन लेंथ कितना है 30 मल्टीप्लाई बाई 12/240 करोगे तो ये अलाउबल डिफ्लेक्शन आ जाएगी। तो ये आ जाएगा हमारे पास स्टेप। नेक्स्ट स्टेप 30 फीट स्पैन था, मल्टीप्लाई बाई 12 कर दिया, डिवाइड बाई 240, तो अलाउबल डिफ्लेक्शन कितनी आ गई 1.5 इंचेस। और हमारी कितनी आ रही है बीम में, वो हम फार्मूला वही वाला जैसे प्रीवियसली मैं आपको दिखा चुका हूँ, 5/384 L/4 डिवाइड बाई EIX हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, सिर्फ लाइव लोड डिफ्लेक्शन, ठीक है, सिर्फ लाइव लोड की डिफ्लेक्शन देखनी है, ऐसा नहीं है कि डेड लोड भी काउंट कर देना है। तो 5/384 WL लाइव लोड कितना है, लाइव लोड हमारे पास था 4.5, तो 4.5, ठीक है। और ऑब्वियसली किप पर फिट है, उसको इंचेस में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 12 कर दिया, तो 4.5 किप पर इंच हो जाएगा, ठीक है। और L दैट वाज स्पैन लेंथ,
ठीक है, 30 मल्टीप्लाई बाई 12 उसको भी इंचेस में कन्वर्ट कर लिया कि पावर 4 डिवाइड बाई ई भी हमें पता है, और आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स कहाँ से आएगा, देन अगेन फिर से वही देखो जेड वाले टेबल में सब गिवन होगा, इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इसका गिवन है, ये देखो 2370, ठीक है। तो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए थी इसकी, इधर से हमने पहले जेड एक्स देखा, जेड एक्स से हमने सेक्शन चूज़ कर लिया, जब सेक्शन चूज़ कर लिया फिर हमने इसका क्रॉस चेक किया, ये ठीक हो जाएगा, और इधर से हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स भी मिल गया। सो अब आप क्या करोगे, सिंपली क्या किया, इसमें आई एक्स पुट कर दिया, तो आपके पास डिफ्लेक्शन आ कितनी रही है 1.19, और हमें अलाउड कितनी थी 1.5 इंचेस, तो डिफ्लेक्शन वाला चेक भी ओके हो जाएगा। पहला चेक था ये मूवमेंट वाला चेक ओके, क्योंकि हमें जो रिक्वायर्ड प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस था और जो हमारे मेंबर का सेक्शन मॉडुलस है वो उससे ज़्यादा है, तो ओके है। फिर दूसरा आ गया शेयर का चेक, तो शेयर का चेक भी ओके हो गया, और उसके बाद थर्ड वाला डिफ्लेक्शन का चेक भी, तो एज पर LRFD ओके हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम LRFD से तरीके से हम डिज़ाइन करेंगे बीम को। अब सिमिलरली ASD को कर लेते हैं, सिंपल फ़र्क कुछ ज़्यादा नहीं है, बस सिर्फ अलाउबल लोड यूज़ होना शुरू हो जाएंगे, उसमें मतलब फैक्टर नहीं अप्लाई होता। उसी तरीके से पहले हम LRFD में तो 1.2 डेड 1.6 लाइव करते, इसका भी शुरू में सिर्फ क्या कर देंगे W डेड प्लस लाइव, डेड लोड इनिशियली तो 0 हो जाएगा, वो 0 आ जाएगा, लाइव लोड आ जाएगा 4.5, इधर से हम अलाउबल मूवमेंट निकालेंगे, WAL²/8 अलाउबल मूवमेंट आ गया। अब अलाउबल मूवमेंट शुड बी ऑब्वियसली हम अज्यूम कर रहे हैं कि शेप विड बी कॉम्पैक्ट, ठीक है। अच्छा एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि हाँ हमने जो अज्यूम किया था कि शेप कॉम्पैक्ट है, तो वो हमें इधर से भी पता चल जाएगा, जो हमने सेक्शन चूज़ किया, तो देखो इसके साथ देखो कहीं भी F वगैरह जो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, अगर F लिखा होता दैट मीन्स हमारी शेप नॉन कॉम्पैक्ट है, ठीक है। हमने ओरिजिनली क्या अज्यूम किया था कॉम्पैक्ट है, तो अगर F आ जाए दैट मीन हमें कुछ ऐसा सेक्शन चूज़ करना पड़ेगा जो कॉम्पैक्ट है, या हमें फिर उसकी वो प्लास्टिक मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी यूज़ नहीं करनी पड़ेगी, हमें फिर उसका SX यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो उसके बाद हमारे पास ये भी क्लियर हो गया। अच्छा जी, फिर उसी तरीके से हम अज्यूम कर लेते हैं कि शेप कॉम्पैक्ट है, तो हमारे पास नॉमिनल मूवमेंट वुड बी इक्वल टू प्लास्टिक मूवमेंट और FYZX आ जाएगा, और इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू अलाउबल। इस केस में इन केस ऑफ अलाउबल हम 0.9 से मल्टीप्लाई नहीं करते, हम 1.67 से डिवाइड कर देते हैं। फिर से वही चीज़ होती है कि MP क्या होता है FY इंटू ZX, नीचे आ जाएगा रेजिस्टेंस फैक्टर दैट इज़ 1.67, और हमें क्या चाहिए ZX चाहिए, तो बाकी सारी टर्म्स इधर आ जाएंगी, मतलब ये रेजिस्टेंस फैक्टर इधर आ जाएगा, FY नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस फैक्टर इधर आ जाएगा, अलाउबल मूवमेंट डिवाइड बाई FY, रेजिस्टेंस फैक्टर होता है 1.67, अलाउबल मूवमेंट आ गया इधर से, इसको मल्टीप्लाई बाई कर दिया 12 ताकि इंचेस में आ जाए, डिवाइड बाई FY, तो हमें रिक्वायर्ड सेक्शन मॉडुलस कितना चाहिए, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस 203 इंच क्यूब, ठीक हो गया जी। हमें इतना चाहिए, हम क्या करेंगे फिर से उसी तरीके से जाएंगे डिज़ाइन एड्स में, डिज़ाइन एड में जाकर देख लेंगे हमें कितना चाहिए 203। अब देखिए 203 के लिए ये भी काफ़ी होगा, W18/97 ये तो नहीं हो सकता, तो लेकिन W18/97 का कितना है 211, ठीक है, तो हमारे लिए ये भी काफ़ी है। बट क्या करना है कि हमें लाइटेस्ट चूज़ करना है। अगर डेप्थ का मसला ना हो कि भाई अगर बाउंड नहीं कर दिया उसने, ये नहीं कह दिया कि भाई W18 ही यूज़ करना है, तो फिर तो हम यही चूज़ करेंगे। बट अगर उसने फिक्स नहीं किया, कोई भी चूज़ कर सकते हो, तो फिर क्या करो हल्के वाला यूज़ करो, तो 97 भी हैवी है, 120 भी हैवी है, 136 भी, इन सब में से हल्का कौन सा है, यही वाला, तो W24/84 ही चूज़ कर लोगे, ठीक हो जाएगा। ये कब होगा, जब आपको बाउंड नहीं कर दिया। अगर वो बाउंड कर दिया W18 यूज़ करना है, तो फिर ऑब्वियसली W18/97 चूज़ करोगे, क्योंकि आपके पास ऑप्शन बचता नहीं है फिर। तो अब आप क्या करोगे, फिर से वही देखो 18/97 तो कर रहा है, बट द लाइटेस्ट शेप इज़ W24/84, फिर से देखो ZX उसका इतना आ जाएगा। अब इसका डेड लोड फिर उसी तरीके से काउंट कर देंगे, सिंपली क्या है फ़र्क क्या आ रहा है कि इसमें फैक्टर कोई नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो फिर इसका डेड लोड कितना होता है 84 को 1000 से डिवाइड करो 0.084, और उसके बाद लाइव लोड कितना होता है 4.5 क्यूब पर फिट, तो ये अब अलाउबल लोड आ जाएगा, अलाउबल लोड से अलाउबल मूवमेंट, पहले कितना मूवमेंट रिक्वायर्ड था 506, ठीक है, जब डेड लोड काउंट नहीं किया था, अब कितना चाहिए वो 515 हो जाएगा। ये क्लियर हो गया जी। अब ऑब्वियसली इसके कॉरस्पॉन्डिंगली आप सेक्शन मॉडुलस रिक्वायर्ड जो आपको चाहिए होगा उसी तरीके से 1.67, अब नए वाला जो मूवमेंट है डेड लोड अलाउबल आ जाएगा, और FY करने के बाद आपको सेक्शन मॉडुलस कितना रिक्वायर्ड है 207, पहले कितना रिक्वायर्ड था 203, ठीक है, और आपका ये सेक्शन का कितना प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस है 224, तो ये इधर से भी ओके हो गया, यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। तो दैट मीन्स हमारे पास फ्लेक्चर में चेक ओके हो गया। आप ऐसे भी ओके कर सकते हो और आप ऐसे भी ओके कर सकते हो जैसे हम प्रीवियसली कर चुके हैं, ठीक है, प्रीवियसली हम यही कर चुके थे कि हम उसको अलाउबल स्ट्रेसेस से भी कर सकते हैं, बट देन अगेन आपको ये स्टेप उस तरीके से करने की ज़रूरत नहीं है, बेशक आप ये वाले 2 स्टेप स्किप कर दें, ठीक है, जब आपने ऐसे ओके कर लिया दैट इज़ गुड इनफ, ठीक हो जाएगा, आपको ये वाले 2 स्टेप बेशक स्किप करते हैं, ठीक है, वो आपको ज़्यादा और कन्फ्यूज़ कर देंगे। अब हमारा सेकंड ऑप्शन आ जाएगा शेयर में चेक करना है। शेयर में चेक करने के लिए देखो फिर से अलाउबल लोड WA L/2, अब WA कितना होगा
ठीक है। देन अगेन हम इधर से हमने जो डब्ल्यू ए अब फाइंड कर लिया था डेड प्लस लाइव करने के बाद, हमारे पास डब्ल्यू ए आ जाएगा एल, वही स्पैन आ जाएगा डिवाइड बाई 2। तो हमें कितनी चाहिए, अलाउबल शेयर कैपेसिटी कितनी है 68.8, और हम जेड एक्स टेबल से देख लेंगे एज पर ए एस डी कितनी है, दोनों के लिए गिवन है, एल आर एफ डी और ए एस डी के लिए गिवन है। ए एस डी के लिए इसकी कितनी है 227 है, ठीक है जी। तो हमारे पास 227 है, हमें रिक्वायर्ड कितनी थी जी 68.8, दैट मीन्स शेयर में भी ओके हो गया, शेयर में भी हो गया। थर्ड आ जाएगा डिफ्लेक्शन चेक, हमें अलाउबल लाइव लोड डिफ्लेक्शन कितनी थी ओके 1.5, अब फाइंड कर लोगे उसी तरीके से तो वही निकलेगी 5/384, डब्ल्यू भी वही है, एल भी वही है, ई और आई भी वही है, तो हमारे पास कितनी है लेस देन ओके है, तो ओके जी। तो ए एस डी में भी हमारे पास ये सेक्शन पास हो गया। इस तरीके से आपने करके बीम का डिज़ाइन करना है। फर्स्ट स्टेप फिर से रिपीट कर देता हूँ, सबसे पहले क्या कर लोगे, डब्ल्यू यू फाइंड कर लोगे, डब्ल्यू यू से अल्टीमेट मूवमेंट फाइंड कर लोगे, अल्टीमेट मूवमेंट से रिक्वायर्ड सेक्शन मॉडुलस फाइंड कर लोगे, रिक्वायर्ड सेक्शन मॉडुलस आ जाएगा, फिर चले जाना सेक्शन चूज़ करने, जितना सेक्शन मॉडुलस रिक्वायर्ड है उस हिसाब से एक सेक्शन चूज़ कर लेना, फिर उसको क्रॉस चेक करने के लिए दोबारा से अल्टीमेट लोड फाइंड आउट करोगे। अब क्या करना है, इसमें डेड लोड भी काउंट कर देना, फिर अल्टीमेट मूवमेंट कर लोगे और रिक्वायर्ड सेक्शन मॉडुलस दोबारा से चेक कर लोगे, अगर तो उससे लेस है तो ओके है, अगर नहीं है तो फिर ऐसा सेक्शन चूज़ करो जिसका सेक्शन मॉडुलस फिर ट्रायल नंबर 2 में आ जाओगे, फिर देन अगेन शेयर के लिए चेक अप्लाई करोगे, एंड लास्टली आपने डिफ्लेक्शन के लिए चेक अप्लाई करने, और इस तरीके से आप बढ़ते जाएंगे आगे, ठीक है जी। हम चलते हैं एक जी अगले नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल से पहले एक टर्म आती है ट्रिब्यूटरी एरिया की, इसका समझना ज़रूरी है, इसको समझ लेंगे तो होपफुली अगला भी प्रॉब्लम बहुत आसान सही है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहले देखो कि एक फ्रेम है और फ्रेम में ये होगा कि ये कॉलम्स आ गए, लेट्स से ये कॉलम्स हैं, ठीक है, ऊपर से लेकर नीचे तक, और ये सारी बीम्स आ गई, ठीक हो गया। अगर इसका प्लान देखें तो इसका प्लान कुछ ऐसे बन रहा है कि ये देखो ये पहला ग्रेड है, ये ग्रेड ए आ गया, ग्रेड बी आ गया, ग्रेड सी आ गया, ग्रेड डी आ गया, और इसी तरीके से ग्रेड्स चलते जा रहे हैं, ठीक हो गया। अगर इस तरीके से, अच्छा अब इसमें क्या हो रहा है कि ये डिफरेंट स्पैन्स हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक और इधर से लेकर यहाँ तक, और इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा, अब अगर मैं इसको दिखा सकूँ तो क्या हो रहा है कि इसमें कुछ लाइंस ये है, ये इस तरीके से रन कर रही हैं, ठीक है, और कुछ लाइंस ये आ रही हैं, ये वाली, ठीक हो गया। अब आपने क्या करनी है, आपसे ये रिक्वायर कर गया, लेट्स से कि आपसे ये कहता है कि भाई ये वाली, इसमें क्या है, ये वाली जो लाइंस हैं ये बीम्स हैं, ये बीम्स आ जाएंगी, ठीक है, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होते हैं मतलब, और ये रेस्ट कर रही होती हैं फिर इन एंड सपोर्ट्स पे, ये इन पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, अगर जो ये वाली लाइंस जिन पे रेस्ट कर रही हैं, ठीक है, ये बीम्स होंगी इस तरीके से, और ये जो मेन होती हैं ये गर्डर्स होते हैं, ये वाले गर्डर हैं, ये गर्डर है और ये वाला गर्डर है। सिमिलरली ये वाली जो शेप होती है ये बीच को हम गर्डर बोलते हैं, ऐसे ये गर्डर है, ठीक हो गया। तो बेसिकली ये हो जाएंगे। तो अगर ये एक पैनल, ये खाली अगर इसको मैं हाईलाइट करूं, अगर ये मैं इस पैनल को हाईलाइट करूं, तो ये जो बाउंड्री वाले हैं ये गर्डर्स होंगे, और ये जो होंगे ये हमारे पास बीम्स हो जाएंगी। बीम सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं रन कर सकती, बीम्स ऐसे भी हो सकती थी, इस तरीके से भी आ सकती थी, ठीक हो जाएगा। तो हमारे पास ये बीम्स आ जाएंगे और ये गर्डर्स आ जाएंगे। तो बीम्स रेस्ट कर रही हैं गर्डर्स के ऊपर, ये इन दो गर्डर्स पे, और गर्डर्स रेस्ट कर रहे हैं कॉलम्स के ऊपर, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, आपने क्या करना है कि लेट्स से अगर मैं एक्सपैन देखूं बी और सी, और बी और सी के दरमियान एक ये बीम आ रही है, एक ये बीम आ रही है, एक ये बीम आ रही है, ठीक है। अब क्या हो रहा होगा कि लेट्स से इनके ऊपर यूडीएल लोड, ऐसे ये प्लान में देख रहे हैं, इसके ऊपर लोड अप्लाई हो रहा होगा, ये एक पूरा रूफ है, ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो इसमें कितने स्पेसेस बन रहे हैं, 4 स्पैन बन रहे हैं। स्पैन का मतलब ये है कि एक ये वाली है, लेट्स से अगर मैं ये बीम कंसिडर कर लूँ और ये बीम, तो इनके दरमियान ये एक स्पैन बन गया, फिर दूसरा स्पैन बन गया, तीसरा और चौथा, ठीक है। तो एक बीम के सेंटर से लेकर दूसरे बीम के सेंटर तक, मतलब जहाँ भी छत को सपोर्ट मिल रही होगी उधर स्पैन वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये एक सपोर्ट मिल रही है, ये एक सपोर्ट मिल रही है, तो इन दोनों के दरमियान में ये एक स्पैन हो जाएगा, ठीक है। अब ये एक स्पैन है, ठीक है। अब एक बीम कितना जो फ्लोर है उसका लोड सपोर्ट कर रही है, ठीक है, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। लेट्स से देखो ये एक बीम है जिसको एक हाईलाइट किया गया, इस पूरे पैनल को इधर बड़ा करके बनाया गया, तो इसमें से ये एक बीम है, ठीक है। हमारे पास क्या था, यहाँ से लेकर एक बीम से लेकर दूसरे बीम तक का क्या था, ये पूरा स्पैन था। तो एक बीम का ट्रिब्यूटरी एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं हम ऐसे करेंगे कि ये अगर एक बीम है तो हाफ स्पैन इधर से और हाफ स्पैन इधर से, ये मिला के एक पूरा, मतलब इतना जितना भी फ्लोर है ना, इस सब पे जितना भी फ्लोर का अपना लोड, अगर फ्लोर के ऊपर कोई लोड लग रहा है, फ्लोर के ऊपर कोई लाइव लोड लग रहा है, उन सब का जितना भी लोड है ना, इस वाले जितने फ्लोर वाले पोर्शन पे उसका लोड कितना आ रहा है, वो इस बीम पर आ रहा है। ट्रिब्यूटरी एरिया का मतलब ये है कि ये वाली बीम कितना लोड कैरिंग कैपेसिटी में कंट्रीब्यूट कर रही है, मतलब कितने
एरिया जो स्लैब का एरिया है उसका लोड बर्दाश्त कर रही है, उसको हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरी एरिया। मतलब कितनी कंट्रीब्यूशन वो कर रही है उस लोड को सपोर्ट करने में, दैट इज़ कॉल्ड ट्रिब्यूटरी एरिया। तो ट्रिब्यूटरी एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे कि ये एक बीम है तो टोटल स्पैन है, मतलब हाफ स्पैन इधर से हाफ स्पैन इधर से, तो वो टोटल एक ही स्पैन के बराबर बन जाएगा। लेट से मैं ये कह दूं कि भाई अगर इक्वल स्पैन है, मैं ये कह देता हूँ कि ये एक बीम है और ये एक बीम है, और इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है, ये स्पैन कितना है 10 फीट, ठीक है। और सिमिलरली इधर से लेकर इधर तक भी अगर 10 फीट है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हाफ इधर से कंट्रीब्यूट करेगी, हाफ इधर से, तो 5 फीट इधर से 5 फीट इधर से, तो इसका ट्रिब्यूटरी एरिया, इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी, ये 10 फीट, और टोटल इसको मैं अगर पूरी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये इसका पूरा ट्रिब्यूटरी एरिया आ जाएगा। नॉर्मली हम सिर्फ 1 फीट विड्थ के लिए इसको डिज़ाइन करते हैं, बाकी हम उसको कॉन्स्टेंट लेके चले जाते हैं, ठीक हो जाएगा। तो ये एक टर्म समझना ज़रूरी थी ट्रिब्यूटरी एरिया की, इससे पहले कि हम इसका प्रॉब्लम फ्लोरिंग सिस्टम का, कोई भी अगर फ्लोर या रूफिंग सिस्टम आपने अगर डिज़ाइन करना है और उसके लिए किसी मतलब एक बीम है, एक फ्लोरिंग सिस्टम है और उसमें किसी बीम को डिज़ाइन करना है, अगर एक बीम डिज़ाइन कर लोगे तो वो थ्रू आउट तकरीबन सब के लिए ही यूज़ हो जाता है, ठीक है। मेजर स्पैन के लिए कर लो और वही सब के लिए काउंट हो जाएगी। तो इस तरीके से बीम सिस्टम करते हैं। आपके पास एग्जाम्पल है जी, ये जी आपके पास एक एग्जांपल, पार्ट ऑफ अ फ्लोर फ्रेमिंग सिस्टम है शोन, ठीक है। ये हमारे पास है, इसके ऊपर क्या हो रही है कि एक छत है और छत की थिकनेस कितनी है 4 इंच थिक रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्लैब ऑफ अ नॉर्मल वेट कंक्रीट इज सपोर्टेड बाय फ्लोर बीम्स। क्या हो रहा है कि ये फ्लोर बीम्स हैं, ठीक है, और ये सपोर्ट कर रही हैं एक कंक्रीट फ्लोर को विच इज उस थिकनेस इज 4 इंचेस, ठीक है। अच्छा, स्पेस्ड एट 7 फीट, और ये बीम्स के दरमियान डिस्टेंस उसने बता दी है कितनी है कि 7 फीट है, इक्वल इंटरवल, मतलब टोटल 7 बीम्स हैं और उनके दरमियान कितने हैं डिस्टेंस कितने हैं, सॉरी 7 बीम्स हैं और उनके दरमियान स्पैन कितने बन रहे हैं, 6 स्पैन बन रहे हैं, और सबके दरमियान डिस्टेंस कितना है 7 फीट हो जाएगा। तो फ्लोर बीम्स आर सपोर्टेड बाय गर्डर्स, ये जो फ्लोर बीम्स हैं, ठीक है, ये सपोर्ट हो रही हैं गर्डर्स पे सपोर्ट हो रही हैं, इधर इनको सपोर्ट मिल रही है, ठीक हो जाएगा, ये वाली जो बीम्स रन कर रही हैं। अच्छा, विच इन टर्न आर सपोर्टेड बाय द कॉलम्स, और गर्डर्स फर्दर रेस्ट कर रहे हैं कॉलम्स के ऊपर। इन एडिशन टू द वेट ऑफ द स्ट्रक्चर लोड कॉन्सिस्ट ऑफ अ यूनिफॉर्म लोड, ठीक है। एक तो स्लैब का अपना वेट होगा, ठीक हो जाएगा, उसके अलावा और क्या रहा है, स्लैब के ऊपर और कौन सा लोड अप्लाई हो रहा है, लाइव लोड अप्लाई हो रहा है, कितना 80 PSF, ठीक है, 80 पाउंड पर फिट स्क्वायर, ठीक है। PSF का मतलब है पाउंड पर फिट स्क्वायर, ठीक है। तो एक लाइव लोड इतना अप्लाई हो रहा है 80 PSF। उसके अलावा क्या हो रहा है, एंड मूवेबल पार्टीशंस टू बी अकाउंटेड फॉर बाय यूजिंग अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और उसके अलावा क्या हो रहा है कि इसके ऊपर कुछ एक तो लाइव लोड है लोगों का हो जाएगा, और उसके अलावा मूवेबल पार्टीशन मतलब कोई मूवेबल क्या कह सकते हैं, दीवार है या कोई फ्रेम है, पार्टीशंस जो मूवेबल जिनके नीचे को अगर रोलर्स लगे हुए हैं जिनको हम मूव कर सकते हैं, तो वो भी अप्लाई हो रही है, एंड उनका वेट कितना है 20 पाउंड्स पर फिट स्क्वायर PSF, ठीक है। उसके अलावा मैक्सिमम लाइव लोड डिफ्लेक्शन कितनी है उसने बता दी कि भाई इससे ज़्यादा डिफ्लेक्शन ना हो, L/360 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपने यूज़ करना है यूज़ A992 स्टील, आपको ये कह दिया कि स्टील की 992 यूज़ करना है जिसका FY हो जाएगा 50 की SI, एंड डिज़ाइन द फ्लोर बीम्स, आपने जी बीम डिज़ाइन करनी है इसके लिए कि कोई एक बीम डिज़ाइन कर दें और वही सबको ऑब्वियसली यूज़ हो जाएगी। तो आपने फ्लोर बीम्स डिज़ाइन करनी है। एज्यूम दैट द स्लैब प्रोवाइड्स कॉन्टिन्यूस लेटरल सपोर्ट, देन अगेन वो ये कहना चाह रहा है कि इसके ऊपर जो स्लैब है वो उसको लेटरल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है ऐसे करके, ठीक है। दैट मीन लेटरल सपोर्ट का मतलब फिर से वही बात है कि आपको वो सेक्शन को कम्पैक्ट कर रही है, ठीक हो गया जी। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, मुश्किल नहीं है, आसान है, उसी तरीके से बेसिक कोई स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले तो इसका WU कैलकुलेट करना है। अब WU के लिए सबसे पहले स्लैब का वेट पता होना चाहिए। स्लैब का वेट कैसे आ जाएगा, स्लैब की थिकनेस कितनी है 4 इंचेस, उसको 12 में मतलब उसको फीट में कन्वर्ट कर लो तो 4/12 ये हमारे पास उसकी थिकनेस आ जाएगी, और उसको हम कंक्रीट की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। कंक्रीट की डेंसिटी कितनी होती है, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट की डेंसिटी होती है 150 पाउंड्स पर क्यूबिक फीट, कितनी होती है 150 पाउंड्स पर क्यूबिक फिट, अगर मैं ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये उसकी डेंसिटी आ जाएगी, ये आपको याद होनी चाहिए। RC कंक्रीट की 150 होती है, PCC की 145 होती है। तो थिकनेस को पहले फीट में कन्वर्ट कर लिया, /12 किया और उसको 150 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा, वेट आ जाएगा स्लैब का, कि स्लैब का एक स्क्वायर फुट में इतना वेट है 50 PSF, स्लैब का वेट आ गया। अब उसके बाद क्या करना है, जब हमारे पास स्लैब का PSF में आ गया, बाकी हमारे पास लाइव लोड भी PSF में गिवन था, पार्टीशन का भी गिवन था, तो अब आपने क्या करना है कि टोटल लोड फाइंड करना है। टोटल लोड फाइंड करने के लिए क्या करते हैं कि भाई अगर लेट से ये एक बीम है, मेरे पास QU तो आ गया, पर स्क्वायर फुट तो आ गया, लेकिन अब क्या करेंगे, आपने क्या करना है कि इसका ट्रिब्यूटरी एरिया से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा इस बीम के ऊपर टोटल लोड, ठीक है। तो ट्रिब्यूटरी एरिया क्या हो जाएगा, ट्रिब्यूटरी एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे, ट्रिब्यूटरी एरिया का मतलब ये होता है जिसमें मैंने आपको बताया था कि हाफ स्पैन इधर से हाफ स्पैन इधर से, सही हो गया। तो आप इस तरीके से करोगे ये, और उसके बाद
जो अलॉन्ग द लेंथ है आप इसको 1 फीट से कंसिडर कर दोगे। मतलब अगर लेट्स से ट्रिब्यूटरी का अगर मैं बनाना चाहूँ तो वो कुछ ऐसे होगा, ये अगर इस बीम का बनाना चाहूँ तो वो ये हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। अगर मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ तो हाफ स्पैन इधर से, हाफ स्पैन इधर से, तो 7 फीट है, 3.5 इधर, 3.5 इधर, तो 7 फीट ये आ जाएगा। और अलॉन्ग द लेंथ हम सिर्फ इसको 1 फीट के लिए डिज़ाइन करते हैं और उसी को फिर कॉन्स्टेंटली लेके थ्रू आउट द लेंथ लेके चले जाते हैं। ऐसा नहीं कि हमने उसको 30 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, हमारे पास आपको पर फीट उसका लोड चाहिए, तो आपने क्या कर दिया, 50 ये है स्लैब का कितना हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 7 जो उसका मतलब हाफ स्पैन, तो ये जगह 50 मल्टीप्लाई बाय 7 अगर एक डायमेंशन से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, ये देखो ये बीम है और इसको ये 7 फीट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसके ऊपर ये बेसिकली ऐसे यूटीएल अप्लाई होके आ जाएगा पर फीट के लिए, कि पर फीट में लोड कितना अप्लाई हो रहा है, 350 पाउंड पर फुट। ये विड्थ है और ये इसकी लेंथ है, ठीक है। तो ये अगर आपके पास बीम आ रही थी, ठीक है, ये इधर से गर्डर है, ये इधर से गर्डर है, तो ये इस तरीके से सिर्फ अगर विड्थ से मल्टीप्लाई करोगे ना, विड्थ से, तो आपके पास अलॉन्ग द लेंथ आपके पास 350 पाउंड पर फीट आ जाएगा, ठीक है जी। इस तरीके से स्लैब का लोड आ जाएगा कि 1 फीट में स्लैब का लोड इतना आ रहा है 350 पाउंड पर फीट। पार्टीशन का क्या करोगे, पार्टीशन कितना था 20 PSF था, तो 20/7 कर दोगे 140। लाइव लोड कितना था 80 आपको गिवन था, 80 PSF था, उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, तो आपके पास 560 पाउंड पर फीट। अब ये हमारे पास आ जाएंगे पर फीट लोड्स आ गए, ठीक है। इसमें से डेड लोड कौन सा है, सिर्फ स्लैब का डेड लोड है, ठीक हो जाएगा। उसके अलावा क्या हो जाएगा, अभी बीम्स का वेट इसमें आपने नहीं काउंट किया। और लाइव लोड क्या आ रहा है, लाइव लोड ये है, और ऑब्वियसली पार्टीशन मूवेबल है, पार्टीशन मूवेबल है, दैट मीन्स मतलब वो मूव हो रही है, दैट मीन्स वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, तो हम उसको भी लाइव लोड में ही ऐड कर देंगे, ठीक हो जाएगा। तो हमारे पास डेड लोड कितना आ रहा है 350 पाउंड पर फीट, उसको 1000 से डिवाइड कर लो तो 0.350 पाउंड पर फीट आ जाएगा। लाइव लोड कितना आ जाएगा 560 इसका, 140 ऊपर वाली पार्टीशन का, तो ये इतना आ जाएगा 560 दिस 0.7 पाउंड पर फीट। तो ये हमारे पास आ जाएगा पर फीट, हमारे पास डेड लोड प्लस लाइव लोड आ जाएगा, ठीक हो गया। अब देन अगर हमें एज पर LRFD करना है तो 1.2 टाइम्स डेड, 1.6 टाइम W लाइफ, तो उसी तरीके से करोगे तो आपके पास अल्टीमेट लोड पर फीट आ जाएगा। अल्टीमेट लोड आ जाएगा, उधर से अल्टीमेट मूवमेंट निकालोगे, W जो आपको पता है, L आपको अब कितना है, देखो इधर जाके आपने इधर टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर देना, टोटल मूवमेंट फाइंड आउट करना है ना, तो बजाय इधर टोटल उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई करने के उधर हमने पर फीट के लिए किया, और अब हमें पता चल गया अल्टीमेट मूवमेंट फाइंड करना है तो L² डिवाइड बाई 8 कर दिया, तो ये आपके पास टोटल मूवमेंट अल्टीमेट मूवमेंट आ गया 173 किप फीट, ठीक हो जाएगा। दैट मीन्स कि एक बीम जो है ये वाली, लेट्स से मैं किसी एक के लिए कर दूं तो इस पे मैक्सिमम मूवमेंट कितना आ रहा है, दैट इज़ 173 किप फीट टोटल लेंथ को मिला के, ठीक हो गया जी। तो हमें कुछ सेक्शन ऐसा चूज़ करना है कि जिसकी मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी मतलब ऐसी हो कि 173 किप फीट, ठीक है। तो अब तरीका देन अगेन सिंस द बीम्स हैव अ कंटिन्यूअस लेटरल सपोर्ट, तो हम ये कर सकते हैं कि अगर कंटिन्यूअस लेटरल सपोर्ट अगर उसने हमें बताया हुआ है दैट मीन्स वो शेप कॉम्पैक्ट होगी, ठीक है। तो हमें ऐसा सेक्शन चूज़ करना है। अब एक तरीका तो वही था कि हम क्या कर देंगे कि MN इज इक्वल टू MP, ठीक है जी, और फिर वही फार्मूला यूज़ था, ठीक है। और MP हमें पता था कि ये हो जाता है फाई, और MP हमारे पास आ जाता था FY, ये प्रीवियस एग्जाम्पल में हम कर चुके हैं, ठीक है, इंटू ZX, ठीक है। और ये हमारे पास ये ग्रेटर देन होना चाहिए, शुड बी इक्वल टू MU, जो MU हम अभी कैलकुलेट कर चुके हैं। और इधर से आप सेक्शन मॉडुलस निकाल लेते, उसी तरीके से सेक्शन मॉडुलस कि आपको सेक्शन मॉडुलस कितना चाहिए, सेक्शन मॉडुलस कैलकुलेट किया और फिर उसी तरीके से वही प्रोसीजर सेम अडॉप्ट करते आप जाके सेक्शन चूज़ कर लेते। लेकिन एक तरीका ये भी है कि आपको देखो, आपको अगर गिवन है कि अल्टीमेट लोड गिवन है, ठीक है, तो आप इधर से डायरेक्टली जाके ऐसा सेक्शन चूज़ करो कि जिसकी मूवमेंट कैरी कैपेसिटी कम से कम अल्टीमेट जितनी हो। दैट मीन्स मतलब ये है कि लेट से अगर आपको ये गिवन है अल्टीमेट मूवमेंट निकाल चुके, तो जाके सेक्शन वही ZX वाले टेबल में जाकर देखो कि जिसकी मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी इससे ज़्यादा हो, बजाय ZX के चक्कर में पड़ने के। तो जैसे हमें 173 की फिट है, अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो आपने क्या करना है कि ये वाला एक कॉलम है, ये वाला, इस वाले कॉलम को देखना है। अब इस वाले कॉलम को नहीं देखना, हम ZX नहीं फाइंड कर रहे हैं, हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमने ऐसा चूज़ करना है सेक्शन कि जिसकी कैपेसिटी ये जो 5B MPX जो है, ठीक है, प्लास्टिक मूवमेंट इनटू उसके साथ रिडक्शन फैक्टर मल्टीप्लाई हुआ पड़ा है, जिसकी कैपेसिटी उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अब हमारा सेक्शन क्या रिक्वायर्ड था 177, तो नीचे चलते जाओ, ठीक है, अगले पेजेस पे चलते जाओ जिसमें कम से कम उसके करीब पहुंच जाओ। तो आप ये देखोगे, अगर मैं इस पेज पे देखूँ ये, तो आपको कितना चाहिए, आपकी जो मूवमेंट कैरी कैपेसिटी कितनी है 177, ठीक है। तो अब आप क्या करो, लेट्स से मैं अगर प्रॉब्लम्स की तरफ जाकर देखूँ तो आपको देखो 173 अल्टीमेट मूवमेंट कितना आ रहा है
ठीक है। तो आपके सेक्शन की मूवमेंट करने की कैपेसिटी इससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो आप क्या करो, जाके सेक्शन चूज़ करो और उस सेक्शन में जो इसके करीब करीब है, देखो 173 के लिए ये वाला, मैं फिर से कॉलम रिपीट करूँ, ये LRFD के लिए ये वाला प्लास्टिक मूवमेंट करके कैपेसिटी, तो 173 के लिए ये 10/39 भी चलेगा, बट ऑब्वियसली हमें लाइटेस्ट चाहिए, तो हम क्या कर लेंगे, और हमें डेप्थ की तो कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, W14/30 हम ये वाला सेक्शन चूज़ कर लेंगे, W14/30, जिसकी मूवमेंट कैरी कैपेसिटी कितनी आ रही है 177, विच इज़ ग्रेटर देन 173। तो इस झंझट में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। एक ये भी तरीका है, एक वो तरीका जो मैंने आपको बताया था, तो दोनों वायबल है, ठीक है, दोनों से ही हो सकता है। तो अब आप क्या करोगे, ये देखें, ट्राई W14/30, और देन अगेन इस चीज़ को भी मेक श्योर कर लेना है, ठीक है, कि वो देन अगेन वो है ही नहीं, उसके ऊपर F नहीं लिखा, दैट मीन्स शेप वो कॉम्पैक्ट है, ठीक हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, ये हमारे पास आ जाएगी, इसकी मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी हमने 14/30 के लिए देख ली 177, विच इज़ ग्रेटर देन 173, तो ओके हो गया, ठीक है। बट अभी याद रखिएगा, इसमें इस मूवमेंट में अभी इसका डेड लोड नहीं पुट किया, ठीक है, मतलब ये जो मूवमेंट था, ये वाला जो मूवमेंट था, इसमें अभी बीम्स का वेट नहीं काउंट किया। तो इस बीम का वेट काउंट करने के लिए और उसकी कॉरस्पॉन्डिंगली उसका मूवमेंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इस बीम के वेट की वजह से कितना मूवमेंट है वो हमने इसमें ऐड करना है। तो आप क्या कर देंगे, बगैर बीम का वेट ऐड किए हुए 173 की फिट था, अब हमने बीम का वेट ऐड करके भी मूवमेंट हमें रिक्वायर्ड कितना है, और फिर हमने उसको क्रॉस चेक कर लेना है। हमारे पास क्या है कि देखो, फार्मूला क्या था, होता है ना WL² बाय, पहले आपको क्या चाहिए होता कि W डेड, ठीक है, 1.2 टाइम्स W डेड होना चाहिए था ना, कि बीम का अलग से मूवमेंट, तो बीम का सिर्फ उसमें ऐड करना है, बाकी सब तो हो चुका। तो W डेड कितना था, बीम 30, तो इसको 30 को डिवाइड कर दो 1000 से, तो 0.30, ठीक है, और उसको 1.2 टाइम्स डेड कर दो, तो ये तुम्हारे पास अल्टीमेट उसका डेड लोड आ जाएगा। और उसके बाद WL², L स्पैन कितना है 30² डिवाइड बाई 8 कर दिया, तो ये देखो 1.2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, ताकि अल्टीमेट डेड लोड आ जाए। ये उसका डेड लोड था, उसको 1.2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये अल्टीमेट डेड लोड इंटू L² डिवाइड बाई 8, डायरेक्टली उसने दो स्टेप्स को इकट्ठा किया हुआ। तो इस तरीके से ये स्टेप इस तरीके से आ जाएगा, और आपको अल्टीमेट मूवमेंट कितना चाहिए अब 177, और आपके जो बीम आपने चूज़ की है उसकी भी मूवमेंट कैरी कैपेसिटी कितनी है 177 है, तो ओके है। अगर लेट से ये हो जाता 180, तो फिर सेक्शन क्या चूज़ करते, फिर उसे सेक्शन बड़ा चूज़ करना पड़ता, और वो उसी तरीके से जाकर डिज़ाइन रेट में चले जाते। लेट से 180 आ जाता, तो फिर आप उसके कॉरस्पॉन्डिंगली कुछ ऐसा सेक्शन, ये 8/48 देख सकते थे, ठीक है, या फिर ऑब्वियसली हल्का चूज़ करना था तो 16/31 चूज़ कर सकते थे। तो इस तरीके से, और फिर ऑब्वियसली उसके वेट के हिसाब से आपने मूवमेंट है, तो ट्रायल एंड एरर मेथड है, उसी तरीके से करते जाना है। होपफुली आपको क्लियर होगा। चूँकि अभी इसका डेड लोड ऐड करने के बाद भी जो मूवमेंट रिक्वायर्ड है 177 है, और हमारे सेक्शन की कैपेसिटी भी इतनी है, तो ओके हो गया जी, ठीक हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा, इस मोमेंट में ओके हो जाएगा। उसके बाद हमें शेयर में ओके करना है। अब शेयर में ओके करने के लिए हमारे पास क्या है, फार्मूला क्या था, WL/2 होता है, ठीक है। अब W अल्टीमेट हमारे पास कितना था, W अल्टीमेट हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है, 1.540, ठीक है। अभी इसमें डेड लोड बीम का काउंट नहीं हुआ, बट अगर काउंट कर भी लेंगे तो उससे कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, वो भी मैं भी आपको बता दूंगा, ठीक है। तो W अल्टीमेट कर लिया 1.540, और उसके बाद क्या किया, W और L पता है आपको, ठीक है। तो WL/2 ये आपके पास शेयर रिक्वायर्ड कितना है 23.1, जबकि आपके जो सेक्शन जो आपने चूज़ किया उसके शेयर कैपेसिटी कितनी है, आपने सेक्शन कौन सा चूज़ किया, आपने सेक्शन ये 14/30, और 14/30 अगर ये मैं इधर से लेके चलूँ लाइन, अगर इसकी मैं ड्रॉ करूँ, तो ये कुछ करके इसकी शेयर कैपेसिटी कितनी है 112, ठीक है, विच इज़ ग्रेटर, तो जो आपको रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा है। आपकी रिक्वायरमेंट कितनी थी 23.1, ठीक है, और आपकी जो इसकी शेयर कैपेसिटी कितनी है 112, विच इज़ मच ग्रेटर देन दिस वन, ठीक है। तो मतलब ये है कि अगर SWU में अगर आप इसका डेड लोड भी जो 0.30 ऐड करके भी करते तो ये शायद बन जाता 40 किप्स बन जाता, और वो अभी 20 से कम था, ठीक है। आइडियली तो वो उसको ऐड करना चाहिए था, बट अगर उसने नहीं किया तो करके भी चेक कर लेंगे, विच वुड बी ओके, ठीक है। तो शेयर में हो गया, दूसरा चेक भी ओके हो गया, ये वाला चेक हो गया, ये वाला चेक हो गया। अब लास्ट जो चेक है वो मैक्सिमम जो परमिसिबल डिफ्लेक्शन है। अब याद रखिएगा उसने ये नहीं बोला कि लाइव लोड के अगेंस्ट खाली, उसने कहा कि जितना भी लोड आ रहा है उसके अगेंस्ट जो डिफ्लेक्शन आ रही है वो चेक करके बताएं। तो अब आप क्या करोगे, अलाउबल डिफ्लेक्शन कितनी है उसने बताया L/360, L/360, प्रीवियस प्रॉब्लम में L/240 था, लेकिन वो सिर्फ लाइव लोड के लिए देख रहे थे।
तो L कितना है 30 मल्टीप्लाई बाई 12 कर दिया और डिवाइड बाई 360। तो आपको अब डिफ्लेक्शन कह रहा है कि भाई 1 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और आपका फार्मूला क्या था 5 डिवाइड बाई 384 WL L रेज़ टू पावर 4 डिवाइड बाई EI हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये है कि उसने देन अगेन अच्छा उसने लाइव लोड के बताया कि लाइव लोड डिफ्लेक्शन मस्ट नॉट एक्सीड, ठीक है, आपने सिर्फ लाइव लोड के अगेंस्ट ही चेक करना है। तो अब लाइव लोड हमारे पास कितना था वो हम फाइंड आउट कर चुके थे ये प्रीवियसली, ऑब्वियसली एक तो लाइव लोड था और उसके अलावा पार्टीशंस भी मूव हो रही थी तो उसको हमने लाइव लोड कंसिडर करनी, तो WL ही आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, तो 5 डिवाइड बाई 384 ये ऐसे आ जाएगा। WL कितना 0.7 हम प्रीवियस स्लाइड में काउंट कर चुके, वो ये है, ठीक है जी। उसके बाद L दैट इज़ गिवन, ठीक है, डिवाइड बाई 12 किया ताकि हम उसको इंचेस में कन्वर्ट कर सकें WL को, ठीक है। किप पर फिट था, किप पर इंच करने के लिए हमने 12 से डिवाइड कर दिया। E पता है और I के लिए देन अगेन उसी तरीके से आप अगर जाओगे 14 बाई 30 ये, और इसकी I की वैल्यू आपको गिवन है ये 291 IX, ठीक है जी। तो आपने ये इधर से वैल्यू चूज़ कर लेनी है और अब क्या आ जाएगा कि आपके मेंबर में डिफ्लेक्शन कितनी आ रही है 1.51 इंचेस, जबकि आपको अलाउड कितनी थी 1 इंच, ठीक है। तो ये ओके नहीं हो रहा ये चेक, ठीक है। अब मसला आ गया, मसला ये आ गया कि भाई 14 बाई 30 मूवमेंट में तो ओके हो रहा है, ठीक है, शीयर में भी ओके हो रहा है, बट डिफ्लेक्शन उसमें ज़्यादा आ रही है। तो आप क्या करें, इसके लिए आप क्या करना है कि ऐसा सेक्शन चूज़ करो कि जिसमें डिफ्लेक्शन चेक मुकम्मल हो या कंप्लीट हो जाए। तो उसके लिए क्या के लिए अब आपको क्या चाहिए, आई से अब आपने सेक्शन चूज़ करना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, चूंकि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाओगे, सेक्शन ऐसा चूज़ करोगे जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा हो, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है कि अगर ये आई की वैल्यू बढ़ेगी तो डिफ्लेक्शन कम होगी, ठीक है। डिफ्लेक्शन किसके बराबर है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जितना आई बढ़ाओगे, क्योंकि इसमें आई ही एक सेक्शन की प्रॉपर्टी शो कर रहा है ना, ई तो हम कांस्टेंट रखे हुए हैं, तो आई बढ़ाना है ताकि डिफ्लेक्शन कम हो। तो अब आई कितना बढ़ाना है, उसके लिए क्या करेंगे, हम सिंपली क्या करेंगे कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इधर आ जाएगा, ठीक है, इस साइड पे, और डिफ्लेक्शन इधर आ जाएगी। हमारे अलाउबल डिफ्लेक्शन कितनी है, अलाउबल कितना है कि 1 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके कॉरस्पॉन्डिंगली हमें ऐसा सेक्शन बताओ जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होना चाहिए, ठीक है। तो सिंपली आई इक्वल की उस तरफ चल जाएगा, रिक्वायर्ड डिफ्लेक्शन हमारी 1 इंचेस है, बाकी सारा सेम ही रहेगा, 5 384 WL भी वही रहेगा, L भी वही चीज़ रहेगी सारी। आपको ऐसे सेक्शन चूज़ करना है कि भाई जिसका कम अज़ कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया 440 इंच रेज़ टू पावर 4 हो, ताकि वो डिफ्लेक्शन वाला चेक क्लियर हो सके, ठीक हो गया। अब इसको फाइंड आउट करने का भी आसान सा तरीका ही है, ठीक है। उसी तरीके से जैसे हम इधर ZX करते थे और ZX से हम सेक्शन चूज़ करते थे ना, अब इसी तरीके से करना है। अब इसके लिए या तो आप इस वाले स्टेप से भी कर सकते हो कि आप सिंपली क्या करो, आपने क्या सेक्शन चूज़ किया था W 14 बाई 30, ठीक है, और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था 291। तो आप इसी में ऊपर चले जाओ बेशक, ठीक है, और जाकर देख लो कि आपको रिक्वायर्ड कितना है 440 चाहिए, ठीक है, और आप उस हिसाब से सेक्शन चूज़ कर लो कि भाई 440 चाहिए, तो 440 के हिसाब से ये काम करता है ताकि उसमें डिफ्लेक्शन का भी चेक कंप्लीट हो जाए, ठीक है। बाकी सारे चेक तो इधर कंप्लीट हो गए, मोमेंट का भी चेक कंप्लीट हो गया, शेयर का चेक भी कंप्लीट हो गया, भाई ओके हो रहा है, बट डिफ्लेक्शन का चेक इधर तक नहीं ओके हो रहा, उसके लिए सेक्शन थोड़ा सा ऊपर वाला चूज़ करना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि या तो देखो 440 रिक्वायर्ड था और हमारा 448 पे ओके हो रहा है, बट देन अगेन फिर वही बात है, लाइट वाला सेक्शन चूज़ करना है। तो इसमें से लाइट वाला सेक्शन कौन सा बन रहा होगा 18 बाई 135, 18 बाई 135 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा 5110, ठीक है। तो इधर जाके शेयर का चेक भी ओके तो इधर भी हो रहा है, बट देन अगेन लाइट वाले सेक्शन के लिए हो जाएगा। तो इस तरीके से इधर से भी कर सकते हो, वरना एक अलग से मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए अगले पेज पे टेबल गिवन है, अगले वाले पेज पे देखो, ये उसने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए टेबल बना दिया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया से सेक्शन चूज़ कर सकते हो। अगर डिफ्लेक्शन का चेक नहीं कंप्लीट हो रहा तो उसके लिए ये नेक्स्ट ही 1-2 पेज छोड़ के आपको देखो डिफ्लेक्शन का चेक आपका कंप्लीट किधर हो रहा है। आपको चाहिए था कितना, अगर मैं दोबारा से प्रॉब्लम में दे सकूं, आपको चाहिए 440 मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो क्या करोगे, इधर से चले जाओगे और 440 के लिए देख लोगे कि 440 के आसपास कौन सा आ रहा है। तो ये देखो, ये इसी तरीके से ये वैल्यू फिर उसी तरह डिक्रीजिंग ऑर्डर में आता जा रहा है, कम से कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता जा रहा है। तो ये जाकर देखोगे, ये देखो 16 बाई 36 मीट हो रहा है, बट देन अगेन हम इसमें से भी हल्के वाला चूज़ करेंगे ताकि आसानी रहे। तो ये आ जाएगा 18 बाई 35, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया जी। उसके बाद क्या करेंगे, अगर मैं प्रॉब्लम में हूँ तो देखो सेक्शन चूज़ कर दिया, सो द लाइटेस्ट शेप विद सफिशिएंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज दिस मच 18 बाई 35। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना 5110, ये भी ओके हो जाएगा। तो ये देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर चेक क्लियर हुआ दैट मीन्स डिफ्लेक्शन वाला चेक क्लियर हो गया। उसके बाद अगर मोमेंट वाला चेक, इसका भी चेक कर लेते इस वाले क्रॉस सेक्शन के लिए, इस वाले क्रॉस सेक्शन के लिए हम चेक कर लेंगे कि वो कैसे होगा।
तो देन अगेन अगर मैं इसके सेक्शन की मोमेंट कैरी कैपेसिटी देख सकूं तो इस वाले सेक्शन की अगर मैं ऑब्वियसली मुझे वापस उसी पेज पे जाना पड़ेगा। इस वाले सेक्शन 18/35 18/35 वाले के लिए मोमेंट वाला चेक क्लियर, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्लियर, ई वाली कैपेसिटी भी क्लियर 249 है, ठीक है, जबकि आपको असल में कम चाहिए था, और उसके अलावा शेयर वाले भी चेक क्लियर है, जो कि ये आपको नज़र आ रहा है 159, ठीक हो जाएगा। इन तीनों को देखना है, मेक श्योर करना है कि जो नेक्स्ट सेक्शन चूज़ किया ये तीनों में चेक क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। 249 इज ग्रेटर देन दिस एंड 159 इज ग्रेटर, दैट मीन्स हमारे पास लास्टली सेक्शन जो चूज़ हुआ है 18/35 चूज़ हुआ है, जो तीनों चेक्स क्लियर कर रहा है। दैट मीन्स आपने क्या किया कि ये एक बीम डिज़ाइन कर ली, W18/35 चूज़ होगी, एंड देन अगेन ऑब्वियसली ट्रिब्यूटरी एरिया सेम है, लोड सेम है, तो दैट मीन्स ये जितनी भी बीम्स हैं ये सब W18/35 चूज़ हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसकी बीम्स का डिज़ाइन करेंगे, फ्लोर बीम्स का, कि भाई इस पैन में ये कर लें, ठीक है। दिस इज़ हाउ टू डिज़ाइन फ्लोर सिस्टम। और अगर एक इंडिविजुअल बीम है तो उसको कैसे डिज़ाइन करना है वो भी मैंने आपको सिखा दिया। होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। प्रैक्टिस के लिए एट द एंड ऑफ द बुक आपको कुछ क्वेश्चन गिवन है, आप एनालिसिस के लेकर जो है प्रॉब्लम्स यहाँ से लेकर यहाँ तक इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, डिज़ाइन के लिए आप इनसे लेकर इधर प्रैक्टिस कर सकते हैं। दिस इज़ द एंड ऑफ द बीम्स टॉपिक। बीम्स का हमने पिछले लेक्चर में एनालिसिस भी कर लिया, इसमें हमने डिज़ाइन कर लिया। सो आई एम प्रीटी मच श्योर के वी हैव डन विद द बीम्स टॉपिक।